हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने पिछले 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट आपके हो रहे हैं ये PYQ बेस्ड है, जहाँ आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो 2021 में जो पेपर हुआ था आपका 12 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 में। और पिछले जो 18 प्रैक्टिस सेट हमारे जो हो चुके हैं उनमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें हम बेसिक से सीखते हुए चले, बिल्कुल आसान से आसान चीज़ें। अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट अगर बना है तो वो क्यों बना है, ठीक है। अब जो हमारे थोड़े प्रैक्टिस होंगे उनका धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। और लेवल क्या बढ़ेगा? अब हमारी एग्ज़ाम अप्रोच बढ़ेगी कि अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम कैसे कर रहे हैं। एक होता है सीखना, हम कैसे सीख रहे हैं। देखो क्लासेस में हम सीखते हैं, बहुत बेसिक से सीखते हैं, एडवांस तक जाते हैं। एक होता है कि एग्जाम हॉल में हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अटैम्प्ट कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बहुत लेंथी लेंथी कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो फिर वही है कि या तो हमारा पेपर छूट जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन हमारे छूट गए तो फिर तब भी तो कोई मतलब नहीं बनता। तो वहाँ पे हम सीखेंगे कैसे शॉर्ट, अगर जहाँ हमारा जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल हुआ, यूनिट डिजिट हुआ, रिमाइंडर थ्योरम हुई, जो भी हम नंबर सिस्टम अभी तक पढ़ चुके हैं ये सारे हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि नंबर सिस्टम कैसे हमारे लिए यूजफुल है। तो अगर नंबर सिस्टम की अगर आपने क्लास अभी तक नहीं ली तो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। तो प्लेलिस्ट में जाएँ, उसमें 10 वीडियो पड़ी हुई हैं, वो देखें। और नंबर सिस्टम लगभग कंप्लीट हो चुका है, एक वीडियो बची है उसकी, वो आने को वो जल्दी आ जाएगी 1-2 दिन में, AP GP की। बाकी आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। बाकी GP की तो वीडियो कॉन्सेप्ट द डे में मैंने पढ़ा रखा है, तो वहाँ से आपका GP का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपने अगर पढ़ रखा है। तो वही है कि अब एग्ज़ाम में भी आपके ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आपको लग रहा होगा बहुत टाइम है, जबकि 50-55 दिन बचे हुए हैं। और वैसे भी टाइम निकलते पता नहीं लग रहा है। अब इसी महीने में देखिए जनवरी में 20 दिन निकल गए, तो पता नहीं चला कब निकल गए, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए और बहुत अच्छे से लग जाइए। अब तो बहुत कम टाइम है, अपने आप को 9 से 10 घंटे डेली तैयारी में लगाएं। वहीं क्या है उसमें डेली पढ़ें भी, रीजनिंग भी अपनी डेली पढ़ें, हिंदी भी डेली पढ़ें। उसके बाद अगर GS में दिक्कत आ रही तो GS भी पढ़ें। आप 2-2 घंटे का, 2.5-2.5 घंटे का अपना टाइम टेबल बनाएं और पढ़ाई करें। अब फालतू के टाइम में अपना इधर उधर का टाइम वेस्ट ना करें आप, क्योंकि अब आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम आ चुका है। अब वही बच्चा का सिलेक्शन होगा जो इस 2 महीने को ना 3 महीने बना लेगा, समझ रहे हो। क्योंकि ऐसा होता है, पहले क्या होता है, हम पढ़ते हैं भूलते हैं, पढ़ते हैं भूलते हैं। क्योंकि जो तैयारी अगर 2 साल से कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो तुमने 2 साल पहले पढ़ लिया वो याद बना रहेगा। बट क्या करेगा, अब मैटर करेगा कि आपके 2 महीने में आपने कितना याद कर पाया, या जो याद करा है कितने समझ, मतलब याद रह गया तुम्हें एग्ज़ाम तक। तो वही है कि अपने आप को डेली जितना जाना जहाँ पढ़ो, उसके बाद अपना रेस्ट करो, फालतू के टाइम इधर उधर वेस्ट मत करो और अपना पढ़ाई करो। 2 से 2.5 घंटे हर सब्जेक्ट को आप दीजिए डेली डेली। और प्रैक्टिस इसलिए मैटर करता है कि, और प्रैक्टिस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगाए, प्रैक्टिस करके नहीं गए, तो क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप बहुत बारीकी बारीकी सी गलती करते हैं। कभी क्या होता है, कभी ऑप्शन बी की जगह पे C टिक हो जाता है। कभी क्या हो जाता है, रेशियो उल्टा पूछा होता है, आप दूसरा टिक मार गए, ठीक है। छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं। तो वही है कि प्रैक्टिस, वही गलतियाँ हम सीखते हैं। जब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता लगेगा ये वाली गलती होगी, तो अगली बार से आपको वो चीज़ दिमाग में रहेगी कि हाँ ये गलती नहीं करनी है। इसलिए तैयारी में लग जाइए, मन से पढ़िए। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन हमारा? हमारा क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 24 सेंटीमीटर। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है? स्फीयर जो होता है इसका सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया इसका लेटेस्ट सरफेस एक ही होता है, वो होता है क्या? 4πr², ठीक है। क्योंकि गोला क्या है ये, इसका पूरी की कवर पूछता है ऊपर वाला, ठीक है। वहीं इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 4/3πr³। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो नोट करते हुए चलें साथ ही साथ, और आगे के लिए भी याद रखें, क्योंकि आपके मेंसुरेशन तो क्वेश्चन देखे ही है, पेपर में देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल तुम्हारा क्या है? 4πr²। तो 4πr², तो 4 पाई की वैल्यू हमें दी कितनी? 3.14। ये पाई की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है? R²। तो R² क्या है? 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 24 × 24। और 24 × 24 को देखते ही आपको क्या समझाया? इसमें क्या है? इसमें 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 × 8 गुणा 3 × 8 लिख सकते हैं हम 24 को। तो हमें पता लगा 3×3 = 9। तो हमें पता लगा इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग सकता है अगर। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कटेगी। अब मुझे पता है इस संख्या में 9 का गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या में 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, तो हम वो चेक करेंगे। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप डिविजिबिलिटी वाले रूल में नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका आपको। तो अगर आपको अभी तक आपने नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा, तो आप वहाँ पे देख लें। अगर पहले से पढ़ रखा है तो उसको 2x करके आप डिविजिबिलिटी रूल की जो क्लास है वो देख लें। तो देखिए
हम चेक करेंगे पहले ऑप्शन में, तो कितना हो रहा है 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 और 5 24, 24 और 6 30, तो 30 9 से कटता है, 30 अगर 9 से नहीं कटता तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी, तो पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है 7 2 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 4 16, 16 5, 16 5 21 6 27, तो 27 9 से कटता है तो ये संख्या 9 से कट सकती है। लेकिन अगर ऑप्शन 2 मैच करेंगे तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या कहता है हमसे, तीसरा ऑप्शन है 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 5 26 और 26 6 32, तो 32 9 से नहीं कटता तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन चेक करने बैठे तो हमें क्या मिला 7 3 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5, 17 और 5 कितने हो गए 22, 22 6 28, तो 28 भी 9 से नहीं कटता, इस संख्या भी 9 से कटेगी। तो हमारा आंसर मिल गया, वो हमारा आंसर क्या आ गया 7234.56। अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। अगर यहाँ पे पता, अब देखिए आप कहते अगर 9 में अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाते तो हम क्या करते, अगर हमें 2 ऑप्शन मैच कर जाते तब भी हम एक डिविजन टू दूसरा लगाते, तब वो क्या लगाते, तब यहाँ पे हम पता क्या लगाते, तो हमें पता है 8 गुणा 8 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर 16 मुझे ये पता लग जाता संख्या 8 का डिविजन टू क्या कहता है, 8 का डिविजन टू हमसे रूल ये कहता है अगर अंतिम 3 अंक कटेंगे ना 8 से तो संख्या भी 8 से कट जाएगी। लेकिन हमें पता लगा कि अंतिम 3 अंक तो सारे सेम है, लेकिन हमें ये पता है कि 16 का डिविजन टू क्या कहता है, जो हमने पढ़ा है 2 की पावर 4 होता है, तो मुझे ये पता है कि अगर अंतिम 4 अंक अगर 16 से कटेंगे तो संख्या भी 16 से कट जाएगी। तब मैं क्या करता, तब मैं ये अंतिम 4 अंक चेक कर लेता जिसमें 2 ऑप्शन मैच करे लेकिन 2 अलग अलग हैं, तो वो हमारे एलिमिनेट हो जाते, समझ गए। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये याद रखे चलना है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट यहाँ से मिल गया, जबकि यहाँ कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा टाइम भी लगेगा और थोड़ा दिमाग पर लोड भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ सीखते हुए चलें और इनका यूज करते भी चलें। तो हमने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया तो इसीलिए स्पेशली पढ़ाया था, ताकि अब मैं आपको यूज सिखाऊंगा कैसे कैसे नंबर सिस्टम का हमारे लिए यूजफुल है। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को कैलकुलेशन दिक्कत होगी, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे ये। देखिए तो क्या है, तो हमें पता लगा ये, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 गुणा 24 होता है 576। और जिसको भी स्क्वायर याद नहीं है कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद ही रखें, वरना करना तो आपको 50 तक चाहिए, ठीक है। तो अब क्या आ गया हमारे पास 4 गुणा 3.14, तो मैं 4 का गुणा इसमें किया तो 4 छिंग 576 में 4 का गुणा किया कितना आ गया 4 छिंग 24 की 4 बचा कितना 2, 4 7 28 2 30 बचा कितना 3, 4 5 20 और 3 कितना हो गया 23, गुणा कितना आ गया 3.14। तो पहले क्या करूँ मैं 3 का गुणा कर लूँ, 3.14 का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 + 0.14। अगर ऐड करूँगा तो सेम यही संख्या आ जाएगी, तो मैं क्या करूँगा पहले 3 गुणा कर लूँगा इसका, तो मैंने 3 गुणा किया, इसको हल्का से ऊपर बढ़ा रहा हूँ। 3 में क्या किया 3 चौक 12, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, तो 6912 आ गया। प्लस अब 0.14 का भी गुणा होना है, ठीक है, तो 0.14 का 14 में 4 में 14 14 कितना हो गया 56, दशमलव है 0 है तो वो 5 ही आ जाएगा। 14 42 की 2 बचा कितना 4, 14 28 और 4 कितना हो गया 28 4 हो गया 32, तो दशमलव कितने अंक बाद आएगा 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद आएगा। तो अब क्या किया हमने 6912 में हमने कितना ऐड किया है 322.56, तो ऐड किया तो हमारा कितना आ गया आंसर आ गया 2 2 4 2 1 3 9 3 12 की 2 हासिल लगी 1, तो हमारा आंसर आ गया 72.3456, और यही हमारा आंसर ऊपर आ रहा था जो यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर 1 किया था टिक, तो समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्या कह रहा है 3 दोस्त ABC ने 12:15:10 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश किया। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 1 वर्ष के लिए 1,47,000 के कुल लाभ में सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है ए बी सी जो 3 दोस्त हैं इन्होंने 12:15:10 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। अच्छा एक पार्टनरशिप में एक चीज़ समझिए आप, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट डिपेंड करती है ना, प्रॉफिट मैटर करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया और कितने टाइम के लिए किया, ठीक है, आपने पैसा कितना लगाया और कितने समय के लिए लगाया, फिर वो पार्टनर कितने भी हों, ठीक है, इनका जो रेशियो आएगा, जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो गुणा होके आएगा, इनका जो रेशियो आएगा वही प्रॉफिट का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि एक व्यवसाय में निवेश किया इन्होंने कितना 12:5:10 के अनुपात में। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 1 वर्ष के लिए 1,07,000 कुल लाभ मिला। तो इनका जो अनुपात है व्यवसाय में क्या है 12:5:10। इसने कहा 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, इसका मतलब है 1 साल के लिए व्यवसाय रहा है, तो क्या हुआ
10 ने पहले 10 लगाया रहा, सी लगाया रहा 6 महीने के लिए। उसके बाद कैसे क्या किया इसने, आधी पूंजी निकाल ली, तो 10 में से 5 गया, आधा गया 5 था, वो 6 महीने के लिए लगाया। 1 साल हो गया इसका, 6 महीने ये और 6 महीने ये। लेकिन ये तो है, ये जो है ना ए बी, ये टोटल 12 महीने के लिए लगाया रहे, क्योंकि 1 साल का ही बात पूछा है हमसे। कह रहा है 1 वर्ष के लिए 1,47,000 मिला लाभ उसे। तो इसका मतलब ये 12, तो 12 गुणा 12, बी ने 5 लगाया, 5 गुणा 12 महीने के लिए। उसके बाद इसका कितना हो गया, 10 छंगा 60 और 5 छक्का 30, तो कितना हो गया 90। अगर मैं ऐसे 6 से काटूँ तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 15 छक्का 90। तो इनका जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10 और कितना आ गया 15। तो इनका जो रेशियो आ गया प्रॉफिट क्या आ गया, 24:10:15। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कुल जो हमें मिला है लाभ। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर मैं चेक करूँ तो मुझे पता है हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। अगर सी द्वारा अर्जित लाभ, तो सी में क्या है, जो भी लाभ आएगा वो इसका मल्टीपल होगा, समझ गए। लेकिन मुझे ये पता है 15 है ना, 15 में 3 और 5 का मल्टीपल, लेकिन मुझे पता है 3 से संख्या ये तो नहीं कटती और ये नहीं कटती, तो मुझे पता लगा ऑप्शन ये 2 मैच कर गए। अगर यहाँ पे अगर ये 45, ये अगर 48 की जगह पे या इनकी जगह पे अगर एक 44 होता है या 48 47 होगा, तो हमारा एक ऑप्शन मिल जाता है, मैं डायरेक्ट तुम्हारा आंसर बन जाता है। लेकिन हमें पता है 2 ऑप्शन कॉन्ट्रडिक्ट हो गए, तो हम क्या करूँगा, आगे सॉल्व करेंगे हम। तो हमें पता लगा टोटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ, वो कितना हुआ 24 34, 34 और 5 कितना हो गया 39, 10 49। तो 49 प्रॉफिट हुआ हमारा। टोटल प्रॉफिट जो मिला वो क्या मिला 49। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई, क्वेश्चन में हमें जिसकी वैल्यू दी गई 1,47,000 रुपये, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई 147। ठीक है, तो यहाँ से एक की हमने निकाली तो कितनी आ गई 49 को 3 बार 3,000 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है सी द्वारा लाभ कितना मिला, ये तो पूछ रहा है हमसे। हमसे क्या कह रहा है सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो सी का है कितना, सी का जो लाभ मिला वो हमें कितना मिला 15। तो एक की अगर 3 है तो सी का कितना हो गया, तो 15 का निकालने के लिए 15 गुणा किया, 15 3 45, तो सी का कितना लाभ आ गया, वो आ गया 45,000। यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक कैंडल को 1458 में 35% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे $810 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी। हमसे कह रहा है कि $1458 में जो बेचा गया ना, तो इसमें 35% का लाभ मिला। तो इसका मतलब है अगर CP हमारा 100 था तो लाभ मिला, इसका मतलब हमारा जो SP हो गया वो कितना बेचा गया, प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो इसका मतलब SP हो गया, तो वो कितना 35% का। तो अगर 100 से 35% बढ़ा तो कितना हो गया 135। लेकिन बेचा कितने में गया, हमारी जो 135% की वैल्यू जो है ना वो कितनी दी गई 1458। तो 135 वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1458। हमसे पूछ रहा है अगर 810 रुपये में बेचें तो लाभ कितना होगा, तो हम यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लें ना हमारी तो CP, क्योंकि जो प्रॉफिट जो बनता है ना, प्रॉफिट जो हमेशा होता है वो CP पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, SP मीन्स विक्रय मूल्य, अगर हिंदी में किसी को दिक्कत आ रही है तो समझें। उसके बाद है अगर आपको ये CP और SP में अगर दिक्कत आ रही है ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें ना एक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास ली है। उसमें मैंने CP SP जो बेसिक चीज़ें है ना कि समझने के लिए किस पे प्रॉफिट होता है किस पे लॉस होता है, वो मैंने आपको समझा रखा है। तो आप अगर फटाफट वो जल्दी से देख लें, जल्दीबाजी अगर जानी आपके पास टाइम की कमी है तो इंटू 2x करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने 100 की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से हमने इसको काटा, 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 8 आ रहा, 5 का टेबल पता क्या कहता है कि अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए, तो मुझे पता है 5 से तो कटेगा नहीं। तो इसका मतलब 5 3 8 9 से कटेगा, तो 9 से काटा मैंने, 9 कम 9 बचा कितना 9 अपना 45, 4 बचा 45 हो गया। तो 9 एकम 9 बचा कितना 5 55 हो गया, तो 9 6 54, 9 दूनी 18। उसका 3 से काटा 3 15, 3 15 3 12, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 54। 100 की निकालने के लिए इसमें अगर 20 का गुणा दोनों तरफ कर दूँ 20 गुणा 5 कितना हो गया 100, इसमें हम 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 54 दूनी 108। तो हमारा कितना आ गया 1080। हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे, तो यहाँ से हमारा CP निकल के आ गया, क्रय मूल्य जो निकल गया वो कितना है 1080। अब क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है अगर 810 रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 810 रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ हानि क्या होती। तो मुझे पता है कि अगर 1080 की चीज़ अगर मैं 810 में बेचूँगा तो हानि होगी, लाभ तो होने वाला नहीं है। तो 1080 चीज़ अगर मैं किस में बेच रहा हूँ, एक 810 में बेच रहा हूँ तो हानि कितनी होगी हमें, तो 0, 8 से गया 7 और 10 में से 8 गया 2। ठीक है, तो हमें पता लगा 270 की हानि होगी, लेकिन 270 की हानि होगी कितने पे, हानि जो होती है हमेशा किस पे होती है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हमेशा CP पे होगा। तो 270 की हानि हुई, यहाँ पे लिखता हूँ मैं
270 की हानि हुई कितने पे, 1080 पे। परसेंटेज निकाला तो हमें परसेंटेज निकाला तो 0 से 0 काटा, 9 से काटा, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। उसके बाद इससे मैं 4 से काटा तो देखो ये ऊपर 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 कितना हो गया, 300 हो गया ना। ये 10 का इसमें गुणा किया तो 300 हो गया, ठीक है। तो 300 अगर 4 से काटूंगा, सॉरी 12 से काटूँ सीधा, तो 12 एकम कितना, 12 दूनी 24, बचा कितना, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया आपका 25%। तो जो आपको हानि हुई वो कितनी हुई, 25%, 25%। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपका थोड़ा गलत लिखा है, ये ऐसे है, टाइपिंग मिस्टेक है। वो क्या है, हमसे कह रहा है 23 की पावर 32 को अगर 529 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। और रिमाइंडर थ्योरम में हम बहुत ईजिली सी चीज़ पढ़ चुके हैं कंप्लीट, ठीक है, जिसमें हमने टॉर्सन थ्योरम भी पढ़ी, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ी, और काफ़ी डिटेल में पढ़ा हमने, 3 क्लासें ली रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है शेषफल फिर में जिसे बोलते हैं, तो आप वहाँ से देखिए। अब देखिए हमसे कह रहा है 23 की पावर कितनी, 32। अगर इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, इसको मैंने तोड़ा और इसके पावर कितनी आ गई, 16। क्योंकि होता क्या है, जैसे अगर पी की पावर 2 गुणा 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 का गुणा 3 में किया तो कितना आ गया, पी की पावर 6। समझ गए। तो भाई मैंने तोड़ लिया इसे। अब यहाँ से देखिए अपॉन में क्या है, 529। तो देखिए 23 की पावर 2 कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। तो 529 को अगर मैं 529 में भाग दूंगा, इसकी पावर कितना है, 16। तो इसमें जो भाग जाएगा कितने बार जाएगा, पूरा पूरा चला गया, तो शेषफल बचा कितना, 0। तो 0 पावर कितनी बची, 16। तो 0 पावर कितनी, वो बचेगा क्या, 0। तुम्हारा जो, क्योंकि पूरा पूरा कट गया ना, तो इसलिए हमें यहाँ से पता लगा कि जो रिमाइंडर आया वो क्या आएगा, 0 आएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 23 की पावर 32 का मतलब पता क्या हुआ, 23 की पावर 32 का मतलब हुआ है 23 गुणा और कितने टाइम, 32 टाइम्स। समझ रहे। तो मुझे पता है 23 का, जब 23 का हमारे पास, हमें पता 23 गुणा 23 होते ही मुझे पता लगा 529 मिल गया। अगर 529 एक इसका मल्टीपल है तो इसका मतलब अगर 529 काटेंगे तो पूरा पूरा कट ही जाना है, तो शेषफल वैसे भी 0 ही बचेगा। समझ गए। इसको और इजीली समझ सकते हैं, वो क्या है, देखो जैसे मान लो 6 को मैं काट रहा हूँ, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो मुझे पता है इसमें 6 बचा, 2 से क्यों कटता है, क्योंकि मुझे पता है 2 का मल्टीपल इसमें मौजूद है। तो मुझे पता है अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ और 2 से काट रहा हूँ, तो मुझे पता है ये संख्या जब कट गई तो पूरी संख्या कट गई ना, तो रिमाइंडर तो 0 ही बचे। वैसे ही ऐसे 2 से 3 बार काटा तो पूरा कट गया। ये चीज़ है वहाँ पे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, यदि 55, 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक 55, 60, 65 हैं तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है जो 55 छात्र हैं उनका एवरेज जो हमें दिया गया वो कितना दिया गया, 55। वहीं 60 छात्रों का औसत कितना है, 60। वहीं हमसे कह रहा है 65 छात्रों का जो औसत है वो कितना है, 65। तो हमसे कह रहा है सभी छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने अपनी तरफ से क्या है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन करने का एक तो क्या तरीका है आपका कि 55 गुणा 55 करें, फिर उसके बाद 60 गुणा 60 करें, उसे प्लस कर दें, उसके बाद 65 गुणा 65 करें और वो ऐड करके तीनों संख्या ऐड करके और 55, 60 और 65 से भाग कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई याद है ना कि अगर ऐसे हम करते बैठ गए तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे पेपर में। समझे। क्योंकि कैलकुलेशन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम कैलकुलेशन कैसे छोटी करें। तो हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से एवरेज मान लिया। तो एवरेज कितना माना हमने एवरेज माना अपना तरफ से 60 मान लिया। मैंने मान लिया कि 60 एवरेज है टोटल। लेकिन आपने कहा कि सर स्टार्टिंग में तो इसका तो 55 संख्या का तो 55 नहीं है, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका देख ले रहा हूँ कितना कम पड़ रहा है। तो मैंने देखा 55 संख्याओं का एवरेज अगर 55 है तो इसका मतलब है कितना, 5 कम पड़ रहा है। 5 हमने जाना हमारा, तो ये 5 कम पड़ रहा है कितने पे, 55 संख्या। तो 55 गुणा 5, तो 5 गुणा हमने 55 किया तो कितना आ गया आपका, तो माइनस 55, 25, 5 बचा 2, 5 में 25, 2, 27। तो हमें पता लगा माइनस के 275 हैं। वहीं आपने देखा क्या कि यहाँ 65 संख्या हैं, उनमें 65 एवरेज है, जबकि हमने 60 माना। इसका मतलब है ये 5 जान है, तो 5 जान है। तो मैंने देखा इसका प्लस का कितना किया, 5 में 25, क्योंकि 5 ही जान है ना 65 संख्या पे। तो ये क्या आ गया, 65 गुणा 5। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। तो ये हमारा कितना था, 60 हमने एवरेज माना था। ओके। तो हमने देखा क्या, 5 में 25 बचा कितना, 2, 5 छक्का 30 और 2 32। तो हमें पता लगा कि हमने जो 60 एवरेज माना है ना, तो 275 तो ये कम हमने ले लिया, इसका जो कम पड़ रहा था। उसके बाद 325 ये जानना है। तो मुझे पता लगा इन दोनों का अगर हमने निकाला, अंतर निकाला, तो हमें पता लगा क्या, अगर 325 में से अगर मैंने 275 घटाया तो मुझे पता लगा 50 है ना, 50 अभी भी हमारा बच रहा है। 60 के बाद भी हमारा 50 बच रहा है।
क्योंकि 275 तो कम पड़ रहा था जब हमने 55 मांगा, तो 255 ये तो मैंने घटा दिया इसमें से, और ये 325 एक्स्ट्रा हो रहा। तो मुझे पता लगा कि हमने 50 अभी भी संख्या है ना, वो 50 हमने जोड़े नहीं, तो मुझे लगा 50, लेकिन एवरेज तो तीनों पे जोड़ा जाएगा। तो वो कितने हैं, वो कितना है 55, 60, 65। और आपको मैं एक चीज़ ट्रिक बताऊँ, तो इनका अगर योग करना है तो ये कितना होगा 36, 18, 180। तो आपने सोचा, आपने कैसे कर लिया योग? योग पता कैसे होता है? देखो, जैसे संख्या आपको दी गई क्या, 1, 2, 1, 3, 5 दी गई। अगर ये एक श्रेणी में, समांतर श्रेणी में अगर हैं, तो मैं क्या करूँगा, बीच वाले जैसे 3 संख्या है तो मैं 3 का गुणा कर दूँ इसमें, 3 3 9, तो इनका योग क्या होगा 5, 3, 8, 3, 9। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट निकालना होगा कभी आपको। अब ऐसे क्या, ये भी देखो 55, 60, 65 ये समांतर श्रेणी में, इनमें 5 5 का अंतर है। ऐसे ही मान लो आपको दिया होता 5, 7, 9, हमसे पूछा जाता इनका योग क्या होगा, तो मैं क्या करूँ 7 या 21 कर दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों ना समांतर श्रेणी में है, तो इसलिए ऐड हो जाता है। क्योंकि देखो इसका जो 2 इधर एक्स्ट्रा है ना, वो इसका 2 कम पड़ जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे इसलिए। तो हमने डायरेक्ट क्या किया, 55, 60 इनका 3 का गुणा किया तो 36, 18 हो गया। तो मुझे पता लगा, मैंने 0 से 0 काटा, तो हमने क्या देखा, हल्का से ऊपर बढ़ा रहा हूँ इसको, तो मैं देखा 60 तो था। अब इसमें मैंने अगर दशमलव लगा, देखो बचा क्या हमारे पास, अगर 0 0 कटा 5 बटे 18 बचा, तो भाग जाएगा नहीं, तो हमने दशमलव लगाया तो यहाँ 0 बढ़ गया, तो क्या आ गया 18 दूनी 36। उसके बाद तो हमारे पास जो आंसर आपका आ गया वो क्या आ गया 60 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखिए ऑप्शन हम देखेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या है 60.277, और बाकी वैसे भी सबका जो लास्ट 3 डिजिट हैं पॉइंट के बाद वो सेम ही है। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद और तीसरा पद 160, 170 है, इसके पहले 157 पदों का योग याद कीजिए। देखो समांतर श्रेणी का जो योग होता है, एस एन क्या होता है, एस मतलब होता है सम ऑफ एन नंबर, तो उसका फॉर्मूला क्या है n/2, 2a प्लस का n-1 अपॉन इंटू डी। तो हमें क्या क्या निकालना, हमें पहले n निकालना, तो n तो हमें दिया गया कितना 157 पदों का, तो n है क्या, n हो गया 157। उसके बाद क्या पूछा हमसे, a निकालना, a क्या होता है प्रथम पद, तो ये प्रथम पहला पद भी दिया गया हमें, पहला और तीसरा पद दिया गया, तो पहला पद कितना हो गया 160, तो a कितना हो गया, ये हो गया 160। लेकिन हमें d निकालना है, यहाँ से d होता है कॉमन डिफरेंट। तो कॉमन डिफरेंट क्या होता है, अब देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है, आप समांतर श्रेणी समझिए। समांतर श्रेणी आपकी होती है वो होती है a प्लस डी, और वैसे भी इसकी मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आप समझेंगे। तो a+2d, a+3d, ऐसे ही डॉट डॉट बढ़ता चला है। जैसे हमारे समांतर श्रेणी हमें दिया गया क्या 2, 5, 8, 11, 14, ये संख्या हमें दी गई, ठीक है। अब देखिए होता क्या, जैसे मान लो अगर मुझे इसमें क्या हो डिफरेंट क्या होता है, जैसे समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर होना चाहिए जो संख्या के बीच में। जैसे यहाँ से क्या 2 में 3 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 3 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 3 जोड़ा 11 हो गया, 11 में 3 जोड़ा हमने कितना हो गया 14, तो सब में सेम ही जोड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे पता होता है कि जैसे मुझे चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद आपका है क्या a+3d। अब देखो अगर a+3d है, अब देखिए चौथा हम चेक करेंगे सही है नहीं। देखो हमारे पास एक पद अगर पहला पद दिया गया 2, तो 2, 3, और d कितना है, अंतर कितना है, कॉमन डिफरेंट कितना दिया गया 3, तो गुणा 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 कितना हो गया 11। तो चौदह पद आपका, चौदह जो पद है, सॉरी चौदह पद है, जो चौदहवा क्या है, चौथा पद है, फोर्थ टर्म जो है वो क्या है 11, 11 ही है ना, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा, और पाँचवा जो है, अगर पाँचवा हम निकाल दे तो पाँचवा क्या होगा। अब हमेशा के लिए याद कैसे रखना है, देखो पाँचवा अगर हमें डायरेक्ट निकालना है ना, जैसे आपने चौथा पद निकाला तो क्या है a+3d, जैसे पहला a दूसरे में ad, मतलब एक जुड़ा, तीसरा पद है तो उसमें क्या है a+2d, तो एक d कम है, क्योंकि अंतर तो एक ही वजह से यहाँ से एक 2 अंतर ही हुए ना, तभी 2d जुड़ा। चौथा पद निकालने के लिए 3 अंतर होंगे, पाँचवा पद निकालने के लिए 4 अंतर होंगे। ऐसे ही हमसे अगर डायरेक्ट पूछे कि नौवां पद याद कीजिए, तो हमारा नौवां पद पता क्या होगा a+9 से एक कम कितना होता है 8d, क्योंकि अंतर जो हमारे डिफरेंट जुड़ेंगे ना 8 ही जुड़ पाएंगे, इसलिए ये अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है तीसरा पद दिया गया, क्या दिया 170, तो तीसरा पद का मतलब क्या है a+2d, क्योंकि अंतर तो 2 जुड़ेंगे ना तीसरे पद में, तो वो कितना है 170। ए कितना हमें दिया 160, तो ए 160 है, तो प्लस क्या 2d, तो 160 इधर गया तो 2d कितना आ गया, कितना आ गया आपका 10, तो d यहाँ से कितना निकला 5। वैसे भी ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आपको मैंने समझाने के लिए किया, वरना आपको ये देखते ही समझ आ गया होगा।
तो यहाँ से हमें पता लग गया डी कितना हमारा कितना है 5 है। अब देखिए आपको डायरेक्ट कैसे समझाए, देखो पहला पद है 160 है, उसके बाद दूसरा पद तीसरा पद हमें 170 दिया गया। इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी है तो 5-5 का ही अंतर होगा, क्योंकि दोनों के गैप क्या कितना है 10 है, और 2 पद बीच में है तो 5-5 का ही तो अंतर होगा ना। तो हमें पता लगा डी डिफरेंट जो है हमारा कितना है 5 है। ओके, यहाँ से हमने फॉर्मूला रखा, सॉल्व करने बैठे तो क्या मिला, सम ऑफ एन नंबर जो हमारे आगे के आगे n/2 कितना है 157 पद हैं, तो 157/2। ओके, 2a 2 गुणा a कितना है 160 प्लस का n कितना है 157 में से 1 गया तो कितना बचा 156 गुणा डी कितना है, डी हमें दिया गया कितना 5। तो यहाँ से हमने 2 से 2 काटा, देखो 2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 ये कट गया, आप समझ गए। उसके बाद 2 से 1 ये कटेगा, 2 7 14 2 8 16, आप समझिए 2 से ये 2 कर से कट रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही समझो जैसे अगर मैं 2 से यहाँ पे मिटा के अगर मैं अंदर गुणा करता तो क्या होता है, दोनों गुणा होते हैं ना 2 2, तो ये 2 से 2 हमने ऐसे काट दिए। चलिए बढ़ते हैं 157 160 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 5 8 40, बचा कितना 4, 5 7 35 और 4 39, और प्लस का कितना हो गया 160। तो दोनों हमने जब ऐड किए तो हमें पता क्या मिला, हमें मिला 157 इंटू में 0 9 6 15 5 हाथ से लगी 1 तो 2 5 5 555 को देखते मुझे समझ में आया कि इसमें ना 11 का मल्टीपल है, जैसे 157 है तो 157 मुझे पता है, ये आपको ये नहीं समझ में आएगा थोड़ी देर तो कि ये 157 कट किससे रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे 555 देखते समझ आया कि इसमें ना 11 का मल्टीपल है, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। 11 का विभाज्यता का नियम पता क्या कहता है, 11 का विभाज्यता नियम हमसे कहता है कि जो विषम पदों की संख्या है उनका योग और जो सम पदों की संख्या है उनका योग, उनका जो डिफरेंट होगा ना, या तो वो 0 होगा या 11 होगा, तभी वो संख्या 11 से कटेगी। अब जैसे मैंने यहाँ से चेक किया, और ये चीज़ तो आपको पता भी होगी, तो मैंने चेक किया, पहले ऑप्शन चेक किया तो कितना हुआ 8 3 11 और 6 5 11, तो मुझे पता लगा ये हाँ 11 माइनस 0 बन रहा है तो ये संख्या 11 से कट रही है। दूसरा देखेंगे 8 3 11 5 3 8, ये संख्या नहीं कट रही 11 से। 8 3 11 5 4 9, ये भी नहीं कट रही है। 8 3 11 5 5 10, तो ये भी नहीं कट रही। तो मुझे पता लगा एक ही ऑप्शन है जो हमारा 11 के डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, तो हमारा पता लगा यहाँ से आंसर जो हमारा मिला वो क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए। तो हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आप अच्छा 11 के डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं समझा ही दूँ क्या कहते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी रूल हमसे कहते हैं जैसे मान लो संख्या क्या हुई 1 2 2 1, तो हमसे कह रहा है ये संख्या 11 से कटेगी नहीं कटेगी, तो हम क्या चेक करेंगे, विषम पदों की संख्या देखेंगे 2 1 3 इनका योग हो गया, और 2 1 3, तो इनका जो डिफरेंट 3 और 3 का डिफरेंट क्या है 0, तो ये संख्या हाँ 11 से कटेगी। ठीक है भाई, हमारे पास संख्या होती 1 6 2 1 1, अब मैंने ऐड किया तो 2 और 1 और 2, या मान लो आगे और भी है संख्या, तो कितनी हो गई 1 2 3 3 4 7 और 6 1 7, तो ये भी संख्या 11 से कट रही है, क्योंकि इसका जो संपद आ गए ना, सम इवन पे जो है ना उनका योग 7 हो गया। वहीं और संख्या है वहाँ पे कितना हो गया 4 तो 6 1 7, तो इसका 7 माइनस 7 0, तो ये संख्या भी 11 से कटेगी। भाई हमारे पास होता 4 6 2 1 8, तो हम देखेंगे 4 2 6 6 और 6 8 6 14, और ये कितना आ गया 6 1 7, तो 14 और माइनस 7 जो डिफरेंट है वो कितना है 7, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, समझ गए। तो यहाँ से हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 मिल गया। बाकी आपको सॉल्व करना है तो फिर ये गुणा करके आप देख लें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अच्छा ये गुणा भी कैसे कम करेंगे, तो हमें पता है 11 55 जो होता है ना, हमें 55 का टेबल नहीं पता, लेकिन हमें 11 गुणा 5 तो पता है ना, तो पहले हम 5 का कर लेंगे फिर हम 11 कर लेंगे, समझ गए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है किसी संख्या का 5/6 भाग 675 है, उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे फिर डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा, पता कैसे करेगा। हमसे कह रहा है हमें पता है कि x का 5/6 करने के बाद 675 कुछ भी मान आएगा, लेकिन मुझे पता उसका हमें 9/20 निकालना है। 9/20 निकालने का मतलब है उसमें 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 9 का हम गुणा कर रहे हैं तो उसमें 9 तो होगा ना, तो हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। और 9 का विभाज्यता का नियम पता क्या कहता है, हमसे कह रहा है अगर अंकों का योग जो है ना वो अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। जैसे मान लो 1 18 है तो पता क्या है 8 1 9, अगर ये 9 से कट रहा है तो 8 1 9 9 से कट रहा है तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। भाई एक और होता तो 8 1 9 1 10, तो ये संख्या 9 से नहीं कट रही, कि अंकों का योग है 10 9 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो हमने देखा क्या ऑप्शन क्या क्या है, तो हमने देखा क्या 6 3 9 और 9 9 3 12 3 15, 15 संख्या 9 से कटती तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। 6 3 9 5 5 10, 10 और 9 19, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी, क्योंकि 19 9 से नहीं कटता। उसके बाद क्या आएगा 6 3 9 9 4 13, 13 5 18, तो 18 9 से कटता है, हाँ 9 दूनी 18 होता है, जो संख्या 9 से कट जाएगी। तो हमारा एक ऑप्शन तो ये हो सकता है। दूसरा हम ये भी चेक करें क्या हुआ 3 2 6 3 2 5 5 और 6 11 3 14, तो 14 भी है 9 से नहीं कटती है, तो ये संख्या भी नहीं कट सकती। तो हमें यहाँ से ऑप्शन हमारा जो आंसर मिल गया वो आंसर क्या है हमारा
जो हमारा आंसर मिला, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। समझ गए। बाद बाकी आपको सॉल्व करना है तो देखिए कैसे करें। ये चीज़ें आपको इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि जब हमारे पास पेपर में टाइम कम होता है, अगर पेपर टफ आ गया समझो, जैसे 2021 का पेपर क्या है, वो तो सरल आया था, उसमें टाइम आपको, आप तो अगर पेपर थोड़ा बहुत भी अगर तो आपको मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, तो क्या है कि उसमें आपका आधा घंटा बच भी जाएगा। बट क्या है, अगर पेपर टफ आया, जैसे 2017 का पेपर ठीक ठाक था, अगर पेपर टफ बना तो वहाँ पे ये चीज़ हमारे काम आएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप बेसिक से नहीं कर सकते हैं, मतलब कर तो सकते हैं बट वही है कि टाइम बहुत ले लेंगे, फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, शायद आपका पेपर छूट जाए, एक दो क्वेश्चन छूट जाए, तो भैया कि हमें ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रखना चाहिए। अगर भैया सरल आ रहा तो फिर हम पूरा करेंगे ही, बट हाँ अगर मुझे लग रहा है क्वेश्चन पेपर सही है तो फिर हम ये चीज़ें हैं ड्यूअल टू यूनिट डिजिट, ये हम ध्यान में रख के चलेंगे। अब देखिए सॉल्व करने बैठे क्या कह रहा है हमसे, किसी संख्या का 5/6 है, तो उस संख्या का 9/20 क्या होगा। तो हमने देखा क्या, तो मेरे से 5 से काटा, 5 एकम 5, फिर ये एक हो गया कितना 15, तो 5×3 = 15, 5×5 = 25। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स का 1/6 बराबर क्या आ गया 135। तो हमने इसे काटा, तो 6 × 5 = 56, बचा कितना 3, 6×3 = 18, 3 21, बचा कितना 2, 6×6 और 2 कितना हो गया 810। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई 810 आ गई। हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे कह रहा है उस संख्या का 9/20 याद कीजिए। तो हमसे इस संख्या का 9/20 पूछ रहा है, तो 810 का 9/20 कितना हुआ 9/20, तो 0 से 0 खत्म। अब मुझे पता है 9 का डिजिटल रूल हम क्यों चेक करें, क्योंकि इसमें 9 का गुणा हो रहा था, इसलिए हो रहा था, ठीक है। तो हमने देखा क्या 9 का 9, 9 8 72, इसलिए मैंने 2 से मैंने काटा तो क्या आ गया 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, तो 5 10। तो ये हमारा आंसर हो गया 264.5, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक वस्तु को जब 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है तब इस वस्तु को 10,528 में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है 21,056 में जब बेचा जाता है और 10,528 में बेचा गया, अगर इसका मान लो सीपी कुछ भी है, तो हमसे कह रहा है कि 10,528 में बेचकर हानि हुई ना, हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है जब उसे 21,056 रुपये में बेचा जाता है। अगर मान लो 10,528 में जब हमने बेचा इसे तो हमें हानि हुई, मान ली मैंने हानि हुई हमें 100 रुपये की, 100x की हानि हुई, ठीक है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, जो हानि होती है ना, अगर मैं वही 21,056 में बेचूँ तो हानि का 24% अधिक लाभ होता है। मतलब जो हानि हुई, मान लो 100 की हुई है हमें हानि, तो उसका भी 24% अधिक, तो 100 का 24% कितना हो गया 124 हो गया। अगर अधिक बना तो हमें उसका 124 का लाभ होता है, ठीक है। एक लैंग्वेज समझिए आप, अगर ये लैंग्वेज समझिए तो क्वेश्चन हो गया आपका। हमसे कह रहा है एक वस्तु को जब 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है तब इस वस्तु को 10,528 में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर मैंने मान लिया 100x की हानि हो रही है तो 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है अगर 21,056 में बेचें, तो 24% अधिक कितना होगा 100 का 24% 24, तो अधिक हो गया कितना 124। तो मुझे पता लग गया ये प्रॉफिट है ये लॉस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो इनका डिफरेंस जो हो गया वो हमारे पास कितना आ गया 224। वही 224 की हमें वैल्यू दी गई, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, तो 10,528 दूनी ही होता है 21,056, तो ये कितना आ गया, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10,528। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे 100 की। अगर हम 100 की वैल्यू पता क्या, या तो हम 124 की वैल्यू निकाल लें, तो क्या होगा 21,056 में से हम 124 की वैल्यू जो है वो घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या क्या यार हानि हो रही है ना हमें 100x की, तो अगर 100x हम जोड़ दें ना 10,528 में तो हमारा सी भी मिल जाएगा, क्योंकि यही हानि हो रही थी। तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़े, तो हमने देखा क्या, जहाँ से काटा इसे, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 25 हो गया, तो 4 छंग 24, 4 त्यों 12, 4 दूनी 8। उसका जिसमें मैंने 7 से काटा, 7 8 56, तो 7 तियाँ 21, बचा कितना 5 53 हो गया, तो 7 7 49, बचा कितना 4, तो 7 छंग 42 हो गया। उसके बाद ये 8 से काटें, 8 से कट रहा है, 4 से तो कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 निम 36 और 4 चौक 16। तो यहाँ से मैं एक की वैल्यू कितनी आ गई 47, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 की वैल्यू इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो वो कितनी मिली हमें 4700। तो मुझे पता लग गया 4700 आ गई जब मैं 10,528 में बेचता हूँ। इसको अगर मैं छोटा करूँ हल्का सा, हाँ हो रहा है। जब मैं इसको 10,528 में बेचता हूँ तो हमें हानि कितनी होती है 100x की, तो 100 की वैल्यू 100x की वैल्यू 100 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, वो मिल गई 4700। तो अगर 10,528 में अगर मैं 4700 जोड़ देंगे तो हानि नहीं होगी, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें सीपी मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 8 2 7 5 12 की 2 हासिल लगी 1 5
1, तो 15,228। आपका आंसर क्या हो गया? आपका जो आंसर हो गया फाइनल 15,228 हो गया। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और इसमें आपको दिक्कत आ रही तो प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास पड़ी हुई है, वो आप देख लो, उसमें मैंने डिटेल में बताया ऐसा हो क्यों रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक पंसारी द्वारा क्रमशः 75 रुपये 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 86.5 प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछली 18 क्लास हमारी नहीं देखी। अगर आपने वो देख रखी है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वो मैं आपको अपने डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ। बट मैंने, अगर आपने पिछले देखेंगे तो सेशन में उसको मैंने और भी एक्सप्लेन किया है, तो आप शुरू से देख के आएँ तो आपको दिक्कत यहाँ तक आते आते आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करें, फटाफट जल्दी जल्दी देख लें थोड़ा, या थोड़ी स्पीड पे देख लें अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो। बढ़ते हैं क्वेश्चन तक। क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं एक पंसारी द्वारा क्रमशः 75 रुपये और 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि 86.5 प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो। तो क्या यहाँ एलिगेशन लगा देंगे, तो क्या कह रहा है 75 का ए मिश्रण हो गया, बी क्या है 100 रुपये वाली दाल, इसको हमने मिलाया तो किस में बेच रहे हैं 86.5। तो हमसे पूछा किस अनुपात में मिलाया जाए, तो एलिगेशन निकाल लेंगे। तो होता क्या 86.5 ये बड़ा है किससे 75 से, तो हम घटा लेंगे। तो 0.5, 6 में से 5 गया 1 बचा, और 8 में से 7 गया 1, तो 11.5 आ गया। वहीं 100 में से अगर 86.5 घटाएंगे तो देखो डायरेक्ट कैसे घटाते, अगर 100 में से मैं 86 घटा तो कितना मिलता हमें 14 मिलता, लेकिन क्या है 0.5 और घटा रहे तो इसका मतलब 13.5 मिलेगा हमें, समझ गए। तो 10 से 10 हटाया तो आंसर हमारा कितना आ गया, 5 से काटा मैंने तो 5 दूनी 10, 5 तो 35, 5 दूनी 10 और 5 15, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया 27:23। अगर आपको ये एलिगेशन नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आप इसे डिटेल में भी कैसे कर सकते हैं वो देखिए। किधर करूँ, नेक्स्ट पेज कर दूँ, नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। हमसे क्या कह रहा है कि एक जो किस्म है ना, मैंने मान ली क्या कह रहा है हमसे, देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक पंसारी द्वारा क्रमशः 75 रुपये और 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। मैंने मान लिया कि 75 रुपये वाली है उसमें हमने एक्स अनुपात में मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस जो 100 रुपये वाली दाल है उसका हमने रेशियो मान लिया क्या बाई, उसको हमने बाई रेशियो लिया, बाई अनुपात में, मतलब अनुपात का मतलब क्या है कि कितने किलोग्राम लिया, ठीक है। इन दोनों को क्या है हमने 86.5 में बेचा, क्या है ये दालें दोनों हैं कितनी एक्स वाई हो गई, क्योंकि एक्स किलोग्राम यहाँ से वाई किलोग्राम यहाँ से, तो ये कितनी होगी एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हमने सॉल्व किया तो क्या है, तो हमें पता लगा 75x। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 75x प्लस का 100x इज इक्वल टू क्या आ गया 86.5x प्लस का क्या आ गया 86.5 अब क्या हुआ, अगर 75x इधर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, अगर 75x आया 75x अगर यहाँ पे आया तो ये माइनस का हो गया, तो 75x में से अगर 86.5x घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11.5x। वही क्या 86.5 जो इधर आएंगे ये इधर इधर माइनस के हो जाएंगे, 100x जाना है ना तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना मिला हमें, वो मिला हमें 13.5 तो एंड में जो हमारा आया x/y का निकालूंगा तो x/y क्या आ गया, तो 13.5 और 11.5, तो यहाँ से हमारा वही रेशियो बनेगा, वो कितना बनेगा 27, 5 दूनी 10, 5 15, तो 2723 का ही हो गया। अच्छा आप देखिए, आप बाई रेशियो एक्स मत निकालने, गलती मत करना, क्यों, क्योंकि हमसे पता ये माइनर मिस्टेक होती है छोटी छोटी, तो ऑप्शन में यहाँ दिया नहीं, वरना अगर कहीं ऑप्शन हमें दिया होता 23:27, तो कहीं आपने इस मेथड से अगर बाई रेशियो ऊपर कर दिया, बाई अगर ऊपर कर दिया एक्स नीचे कर दिया, तो आंसर कितना हमारा जाएगा 23:27, तो वो मत करना। अच्छा वो सोच रहे ऐसा क्यों नहीं होगा, वो पता क्यों नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें क्रमशः जब इसी फॉर्म में दिया गया 75 रुपये और 100 किलोग्राम वाली दाल पूछ रहा है, तो उसी रेशियो में पूछ रहा है, समझ गए, स्टार्टिंग वाली रेशियो में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 13.5 मिनट देरी से पहुंचता है। ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता और 13.5 मिनट जल्दी पहुंचता, तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है। पहली कंडीशन हमसे कह रहा है कि अगर 20 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है तो वो 13.5 मिनट देरी से पहुंचता है। वही कह रहा है अगर 24 की स्पीड से जा रहा है तो 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो डिस्टेंस इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस इक्वल टू होता है
इफिशिएंसी टू टाइम मतलब दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम है, जैसे मान लो कि 60 किलोमीटर हमें दौड़ाना है, अगर मैंने स्पीड 15 की स्पीड से गई तो कितना घंटा लगेगा हमें, 15×4 = 60। भाई हमें 60 सेम ही है, अगर मैं स्पीड मैंने अगर 4 कर दी तो हमारा रेशियो क्या आएगा, तो इसका मतलब टाइम कितना आ गया, तो 15 आ गया। तो क्या होता क्या है, तो ये जो स्पीड का जो रेशियो होता है ये टाइम का उल्टा हो जाता है, समझ गए, क्योंकि 15 और 4 का रेशियो था तो टाइम कितना हो गया, 4×15 हो गया, ये आप समझ गए। ऐसा होता क्यों, अगर आप 4 की जगह कुछ और मांगेंगे ना, जैसे मान लो ये तो डिस्टेंस हमारी सेम थी, हमें हमें पता थी कि 60 थी, अगर डिस्टेंस कुछ हम अपनी तरफ से मानते हैं, जैसे इस केस में हम मानेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर तब भी आएगा। लेकिन हम क्या लेके चलते हैं, हम लेके इसलिए चलते हैं, हम डायरेक्ट इनको 24 और 20 पता क्यों उल्टा कर देते हैं, क्योंकि इनका हम देखते हैं एलसीएम, और हमारी कैलकुलेशन के लिए इनसे जो संख्या सेम संख्या है इससे अच्छा कोई नहीं है। अगर हम मान लें, हमें पता है हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 20 का गुणा करने पर और 24 का गुणा करने पर मतलब जो समान संख्या बचा है, आप नहीं समझे। जैसे मान लो इसको मैं अगर और तोड़ूँ तो क्या हो गया, 4×6 = 24, 4×5 = 20, तो 20×6 भी 120 होता है और 24×5 भी 120 होता है। अब अपनी तरफ से हम 6×5 भी मानेंगे तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, समझ गए। या आप भी कुछ और ऐसी संख्या मानते हैं जैसे 60×50 मानेंगे तब भी सेम ही आएगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम ये वाली उल्टी इसलिए कर लेते हैं ताकि ये हमारे लिए सबसे आसान पड़ता है, क्योंकि ये तो हमारे सामने ही होता है ना, हम क्यों मानने चले हैं कुछ और संख्या। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं ना कि ऐसा उल्टा क्यों हो जाता है एकदम से, जैसे नहीं इंसान कहता है, मतलब लोग कहते हैं कि इसका उल्टा कैसे मान लिया तुमने, बहुत डाउट रहता है ना ये वाला, तो इसलिए होता है, समझ गए। अब देखिए उल्टा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छी संख्या है, तो हमें पता लगा 24 और 20 है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि जब ये क्या है, ई स्पीड का ये टाइम का रेशियो है, तो हमसे कह रहा है जब 24 मिनट लगा उसे हमारे हिसाब से 24 मिनट में, तो क्या है 13.5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसका मिनट है 13.5 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके बाद जब 24 स्पीड से गया तब क्या है 13.5 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना है, 4, और ये देरी और जल्दी वाला कितना हो गया, तो 4 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 13.5 और 13.5 कितना हो गया, 27। तो मुझे पता लगा पहली कंडीशन में जब ये 20 की स्पीड से जाता है तब इसे 24 मिनट का टाइम लगता है, तब क्या है 13.5 मिनट देरी लग जाती है इसे, मतलब लेट हो जाता है। लेकिन यही है कि जब ये 24 की स्पीड से जाता है तो इससे 20 लगते हैं, तब ये करता है 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इसका मतलब इन 4 का जो डिफरेंट है ना वही 27 मिनट के बराबर है। तो यहाँ से हमने सॉल्व आउट किया, तो अगर 4 का 27 है, इसके बाद हम किसी का टाइम निकालने, अगर मान लो स्पीड हमारी तो सेम ही है किलोमीटर प्रति आवर में, अगर क्या करता हूँ मैं, अगर इसका 4×24 की वैल्यू निकालने या 4×5 = 20 की निकालने तो सेम ही आएगा, क्योंकि गुणा सेम ही होगा। तो हमें पता लगा 20 गुणा 4 मिनट का वैल्यू कितनी है, 27, तो 24 की कितनी हो गई, तो 6×27 हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ से सॉल्व आउट किया तो हमें पता लगा ये मिनट में आ गया आंसर, ये तो किलोमीटर में, तो उसको हमने 60 में भाग करके क्या किया, घंटे में बदल दिया। तो 6 से काटा, 6 आई 10, 10 से ये काटा 2 बार, तो 2 से 27 गुना कितना आ गया, 54। ये 54 हमारा क्या आ गया, जो डिस्टेंस थी हमारी कितनी थी, 54 किलोमीटर थी। ओके, अगर आप इसको लेके चलते तब भी आपको सेम आता, पता क्यों, क्योंकि फिर आप क्या करते, तो आप क्या करते 24 और 20 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 की वैल्यू 27 है, 27×5 करेंगे, तो 27×5, ठीक है, अपन में 60, तो क्या हमने 5 से काटा कितना हो गया, 12, तो 12 से काटा 2 दूनी, तो 27 दूनी 54, तब भी आपका आंसर सेम ही आता है, ठीक है। आप समझ चुके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन दिया गया 10620 डिवाइड बाई, तो अंदर का सॉल्व करेंगे हम, तो अंदर हमें क्या मिला, हमें बताया 3/4 और 72 और 66 कितने हुए, प्लस में इनटू में है ना, तो 72 और 66 कितने हो गए, तो 6 2 8 और 7 6 13, तो 138, माइनस का क्या दिया गया 20 का 3/4। ओके, हमने यहाँ काटा इसको 2 से काटा, तो 2 6 12, 2 में 18, उसका 2 से ये काटा हमने, 2 दूनी 4, 2 दाई 20, सिंप्लीफिकेशन आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है 10/620 भाग, तो 3×69 हो गया, यहाँ पे 2 बचा ना हमारा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 4 से पूरा कट गया, तो अगर हमें 4 से पूरा कटे तो फिर हमें थोड़ा कैलकुलेशन में आगे दिक्कत होती, क्योंकि हमने 2 दोनों बचा लिए, तो एलसीएम 2 लेके उतार लेंगे नीचे। तो हमने देखा क्या, 3×9 = 27 की 7 बचा कितना 2, 3×6 = 18 और 2 20, 207, माइनस का क्या आ गया 3 9 30। अब मुझे पता है एलसीएम 2 यहाँ भी बचा, 2 यहाँ भी बचा, तो एलसीएम तो नीचे सेम आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा क्या आ गया, क्या हमारा 10/620। अब जब गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या पूरी पलट जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, तो 2 गुणा और 207 में से 30 गया तो कितना बचा हमारे पास, 207 में से 30 गया तो 7 7 तो आ गया,
और 10 में से 3 गया 7, तो हमारे पास आया कितना 177। ओके, इसको मैंने काटा, 3 से काटूँ तिरछे 15 कट जाएगा। हाँ, 3 से काटा कितना हो गया 3 त्रिका 9, यहाँ पे 16 हो गया, तो तिरछे 15, तो चौक 12, उसके बाद क्या आएगा तिरछे 15 आ गया, और 3 27। अब इसे देख से हमें पता लगा, देखो 60 होता है, 60 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो कितना हो गया 6 36 360। लेकिन क्या है 59 गुणा अगर 6 करेंगे तो 6 कम हो जाएगा कि 354 है, इसमें 6 भी कम हो रहा है। तो यहाँ से पता लगा हमारी वैल्यू कितनी आ गई, गुणा 2 और था, तो ये आ गया कितना 60 गुणा 2। तो हमारा आंसर कितना हो गया 120। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, कह रहा है ए 26,200 का हिस्सा एक्स को 10% साधारण ब्याज पर उधार देता है, शेष वाई को 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है। 4 वर्षों के बाद उसे कुल राशि प्राप्त हुई, वो कितनी हुई 24,060 की राशि प्राप्त होती है। तो फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई है। चलिए कीजिए। और ये क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन ये वीडियो मिल रही है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, तो आप अभी तक पढ़ चुके होंगे और ये आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्या करें, वीडियो को पहले रोकें, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रोकें, खुद सॉल्व करें, उसके बाद आगे देखें। और बाद बाकी ये PDF है, ये PDF भी आपको मैथ्स विद यादव चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे आप, उस पर टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको ये डाल दूँगा सारी PDF। चलिए बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है हमसे कह रहा है एक्स को 10% हिसाब से साधारण ब्याज पे दे रहा है, कितने 4 वर्षों के लिए। अगर 10% 1%, 1 साल का ब्याज 10% है, तो 4 वर्षों में कितना हो गया 40%। सिंपल इंटरेस्ट पे डायरेक्ट परसेंट जुड़ती है। भाई बाई पे हमें ब्याज कितना मिल रहा है, बाई है जो शेष राशि बाई पे 5% हिसाब से, तो 5 कितना हो गया 20%। अब मुझे नहीं पता एक्स पे कितना दिया, बाई पे कितना दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है टोटल हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। मुझे पता है 26,200 का 64,060 बन जा रहा है, तो इसका मतलब 64,060 में से अगर मैं 26,200 घटा देंगे तो हमें वो अमाउंट मिल जाएगी जो तो हमें इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला। तो हमें पता लगा 0 6, और 10 में से 2 गया कितना बचा 8, और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 13 में से 7 गया, तो हमारे पास आ गया 13 में से 6 गया 7 बचा। ठीक है, 7 से 13 होता है। तो मुझे पता लगा 7,860 रुपये हमें ब्याज मिल रहा है। ठीक है, एक्स वाई दोनों को मिला के। तो हमें क्या करना, अब मैंने एक चीज़ देखी, मैंने पता मुझे पता है एक्स पे हमें 40% ब्याज मिल रहा है, कोई अमाउंट दिया होगा, मुझे नहीं पता 26,200 है टोटल राशि है। लेकिन बाई पे उस पर क्या है 20% ब्याज मिल रहा है, जो बाई को अमाउंट दिया उस पर 20% ब्याज मिला, टोटल ब्याज कितना है 7,860 है। तो मेरे दिमाग में एक बात बताई, वो क्या आई कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 20% तो दोनों पे कॉमन ब्याज है, क्योंकि एक्स पे 40%, तो इसका मतलब 20% तो एक्स पे भी मिल रहा है, और 40% मतलब कोई अमाउंट है, जैसे मान लो 100 रुपये है, मैंने क्या किया, मैंने 30 रुपये से दिए और 70 से दिए, और मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, इस पर मैं ले रहा हूँ 10% ब्याज, इस पर ले रहा हूँ 20% ब्याज। तो एक बात तो समझ आएगी कि 10% इस पर ले रहा हूँ 20% इस पर ले रहा हूँ, तो 10% तो ऐसा ब्याज है ना हम दोनों पे ले रहा हूँ, क्योंकि 10% यहाँ से भी मिलेगा और 10% यहाँ से भी मिलेगा। आप समझ रहे, जैसे 10% मैंने इस पर लिया तो कितना आ गया 3, 20% पे लिया कितना 14, तो ये कितना हो गया 14 3 कितना हो गया 17। अगर यही क्या है 20% इस पर लिया मैंने, ठीक है, तो मैं ब्याज कितना हो गया 17। वहीं क्या है देखो, अगर मुझे पता लगा 10% कॉमन ब्याज तो हमें दोनों का मिल रहा है, तो अगर मैं यहाँ से एक चीज़ चेक कर लूँ, मुझे पता है 10% यहाँ भी मिल रहा है 10% यहाँ भी मिल रहा है, मैं अगर पूरे अमाउंट में से 100 में से 10% निकालूंगा, 100 का 10% कितना आ गया 10 ब्याज आ गया। फिर मुझे पता लगा कि अब 20 पे क्या है 10% यहाँ पे, तो इसका तो हो गया कंप्लीटली। मुझे पता है कि ये 20 जो 70 पे है ना, यहाँ पे 20% मिला है, इसका मतलब 10% इसका रह गया, तो इसका 10% मैं अलग से निकाल लूँगा, तो 70 का 10% कितना हो गया 7, तो ये भी तो कितना हो गया 17, तो टोटल अमाउंट यहाँ से 17 हो गई। समझ गए। तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, और इस टाइप के मैंने क्वेश्चन काफ़ी करा रखे हैं आपको, अगर आप जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो पड़ी हुई है, अगर वहाँ आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है सब मैंने बता रखा है। तो बस ये चैनल पे जुड़े रहिए, आपके लिए UPSI के लिए या UP पुलिस कांस्टेबल के लिए चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से आपको बहुत, क्योंकि यहाँ पे हम आपको डिटेल में ही बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात है शॉर्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अब देखिए, तो मुझे पता लगा 20% तो दोनों पे ही ब्याज मिल रहा हमें, तो मैंने देखा मैंने क्या किया, मैंने ये जो 26,200 राशि थी मैंने इससे 20% निकाल लिया। तो 20% का निकालने का मतलब 20/100, डायरेक्ट में 1/5 लिख सकता है, तो 20/100, तो 5 से मैंने काटा कितना हो गया 25, बचा कितना 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो हमें पता लग गया 5240 रुपये ब्याज तो हमारे पास आ गया। तो जो 7860 था इसमें क्या है 5240 हमें यहाँ से मिल गया। लेकिन अब पता क्या है 0, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गया 6, और 7 में से 5 गया 2, 2620 रुपये ब्याज पता क्यों बच गया 2620 रुपये, जैसे वहाँ पे बच रहा था 7, पता है 2605 क्यों बच गया 2620 रुपये इसलिए बच गया क्योंकि अभी मैंने 20% निकाला टोटल 20%, लेकिन पता क्या है एक्स पे 40% ब्याज है, जबकि एक्स का हमने 20% ही से ब्याज निकाला। इसका मतलब है
एक्स का 20% अभी बाकी है, तो एक्स का 20% कितना हो गया, वो कितना है 2620। तो 20 पंजे 100, 5 का गुणा मैंने इधर किया तो कितना हो गया 0, 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगे 1, 5 छक्का 30 और 1 31, बचा कितना 3, 5 दूनी 10 और 13। तो मुझे पता लग गया यहाँ से मुझे एक्स का अमाउंट मिल गया। अब एक्स का अमाउंट कितना है, एक्स है, एक्स पे जो इन्वेस्ट हुआ है वो कितना हुआ 13,100। अगर एक्स का हमें पता लग गया, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, बाई कितनी राशि उधार दी गई, तो बाई का कितना हो गया, अगर 13,100 है, टोटल राशि कितनी है 26,200, तो बाई पे कितना हो गया, तो बाई पे तो हो गया मतलब भैया कि 13,100 घटा देंगे, तो 13,100 का 26,200 में घटाए तो इसका भी आंसर कितना आ गया 13,100 ही आ गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर, 120 मीटर की लंबाई को पूरी तरह मापने के लिए किया जाता है। तो क्या करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। क्वेश्चन हमसे पता क्या कर, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि वो अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे 48 मीटर कोई चीज़ लंबी है, 72 मीटर लंबी है, 96 मीटर लंबी है और 120 मीटर लंबी है, वो हमारा क्या हो जाए, एक बार में नप जाए। सपोज दैट आपकी घर बना हुआ है, आपकी कोठी बनी हुई है, वो आपकी मतलब गई गांव में बनी हुई, किसी का 48 मीटर है, किसी की 72 मीटर है, किसी 96 मीटर है, 120 मीटर है। तो वो आपसे कह रहा है कि आप ऐसा मीटर बताइए जिससे 1 मीटर से ही मैं सारी नाप लूँ। तो अधिकतम वो क्या होगा, वो इसीलिए अधिकतम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन चीज सब में हाईएस्ट कॉमन होगा तो उसी से नाप सकते हैं आप सर। तो मुझे पता लगा इसका हाईएस्ट निकालने के लिए मैंने देखा, तो मुझे पता देखते ही क्या समझाया, 24 से संख्या कट रही है, तो 24 दूनी 48, 24 तीन 72, 24 चौको 96, 24 पंजे 120। तो 24 अगर मापेंगे तो 48 मीटर जो होगा उसको 2 बार में नाप लेंगे हम, 72 मीटर को 3 बार में नाप लेंगे, 96 मीटर को 4 बार में नाप लेंगे और 120 मीटर को 5 बार में नाप लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो एचसीएफ आया वो कितना है 24 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, पाइप ए एक टैंक को 771 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 1542 मिनट में भर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने मिल जाएंगे। आसान से क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए कितने मिनट में भरता है 771, बी कितने मिनट में भरता है 1542, एलसीएम कितना आ गया इनका, आ गया 1542। आप सोचते हैं कि एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपनी तरफ से मानते हैं वर्क कि इतना वर्क हुआ है। ठीक है, अगर आप 1542 आप इसका कोई मल्टीपल जो इन दोनों से कट रहा हो, अगर आप कुछ भी मानेंगे तो आंसर आपका तभी सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी उस हिसाब से। अब 1542 आ गया तो 771 दूनी क्या होता 1542, 1542 से कम 1542। तो मुझे पता लगा हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है तो हमें पता लग गया जो एक की कार्य क्षमता है वो कितनी है 2 और बी की कितनी है 1। ठीक है, तो हमसे कह रहा है 1542 काम करने में दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 1 3 की यूनिट काम कर रहे हैं, तो कितना हमें टाइम लगेगा, मिनट कितने लगेंगे, 3 15, 3 1 मिनट 14, तो हमें 514 मिनट में हमारा ये काम जो खाली टैंक है बनने में लग जाएंगे। ठीक है, पहले क्या करना है, जैसे मान लो 1542 लीटर पानी जाता है तो 721 मिनट से लगते हैं, इसका मतलब 1 मिनट में ये 2 लीटर पानी डाल रहा है। वहीं 1542 ऐसे लग जा रहे हैं तो इसका मतलब 1 मिनट में 1 लीटर पानी डाल रहा है। अब ये क्या है 3 लीटर पानी डालेंगे एक बार में, तो क्या है 1542 का 3 गुणेंगे तो 3 में अगर मैं गुणा कर भाग दूंगा तो 514 आ गया, 514 गुणा 3 1542। समझ गए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है 136 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन उससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है कुछ 6 सेकंड में पूरी तरह से पार किया जाता है। ये जो है 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से भी गुजरती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो हमसे क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही, एक ट्रेन इधर से आ रही, एक की तो है 136 किलोमीटर, एक की है 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। अब ये ट्रेन जो है इसकी इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है ट्रेन जो बी की वो आधी है। अगर मैं ए की लंबाई मानता हूँ 2x तो इसकी कितनी हो गई x। अब ये दोनों ट्रेन पता कब पार होंगी, जैसो एक पार इधर हुई अभी पार नहीं हुई, ये पार जब होंगी जब ये 2x पता किधर, जब ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, पहली ट्रेन जो ए है ना, अगर पहली ट्रेन ए यहाँ पे आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये अपनी इसकी दूरी पूरी कवर करेगी उसके बाद अपनी करेगी, तो इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी वो कितनी करेगी 3x। अगर आप इतनी बात समझ गए ना फिर ये क्वेश्चन आपका हो गया। और आप यूपीएसआई के छात्र हैं, इतनी तो बात मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, इतना तो आपको आ ही रहा होगा। तो क्या हुआ, अब देखो दोनों जब सेम डायरेक्शन में चल रही है इसका मतलब इनकी स्पीड ऐड होगी, तो इसकी स्पीड जब ऐड हुई तो क्या हुई, तो 136 और 44 कितना हो गया, 136 और 44 कितना होगा 180, तो 180 5/18 क्योंकि घंटे को मिनट में बदलाने के लिए मीटर पर सेकंड में। उसके बाद क्या है 180, इन्हें टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 3x और कितने टाइम में
6 सेकंड में। तो 6 सेकंड में यहाँ से हमने देखा क्या 18 से 10 ख़त्म। उसके बाद क्या आया 5/18 है ना, 0 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 50, 5 छक्का 30। तो हमारे पास 3x की वैल्यू जो आ गई, टोटल डिस्टेंस हमने कवर की वो कितनी की, वो की है आपकी कितनी 300। तो यहाँ से 300 आ गई। तो हमें पता लग गया कि जो ए ट्रेन थी उसकी दूरी थी 200 मीटर और बी की कितनी है 1 से आधी है, तो इसकी थी कितनी 100 मीटर। दूसरी दूसरी कंडीशन पता क्या कह रहा है हमसे, दूसरी कंडीशन हमसे कह रहा है, अच्छा आप सोच रहे होंगे ये कैसा है, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो जो हमने डिस्टेंस लगाई ना 180, वो क्या है चाल हो गई, और दूरी कितनी होगी 3x होगी, और समय कितना होगा 6 सेकंड जो मिला हमें। हमसे क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि यह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से भी गुजरती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद कीजिए। 45 सेकंड में रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन कौन करती है, ए ही पहले कर रही थी, ठीक है 136। तो मुझे पता लगा 136 की स्पीड से जाएगी, 5/18 मीटर पर सेकंड में हमने इसे बदल लिया। उसके बाद दूरी कितनी तय करेगी, तो अपनी 2x तो करेगी 200 जिसकी है, ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म की दूरी करेगी, देखो ऐसे ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब ट्रेन ये जा रही है, अभी ट्रेन पता ट्रेन कब पार करेगी, जब ट्रेन यहाँ पे पहुँच जाएगी। इसका मतलब है अब ये ट्रेन अपनी दूरी भी पहले जैसे ट्रेन क्या है, जैसे ट्रेन मान लो अभी यहाँ पे है, तो अभी इसने पार नहीं कर पाया ना, समझ गए। और ये ट्रेन क्या है जब पूरी कवर कर जाएगी, तो इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म की पूरी दूरी करेगी जैसे यहाँ से आते हुए, उसके बाद ये अपनी दूरी भी कवर कर जाएगी, तब ये ट्रेन पार कर जाएगी। तो वही टाइम लगा हमें कितना 45 सेकेंड। अपनी दूरी उसकी 200 मीटर थी, प्लेटफॉर्म की x हो गई, यहाँ से हमने सॉल्व किया। तो 9 से काटा 9 दूनी 18, 9 अपना 45, 2 से काटा 2 6 12, 2 8 16। उसके बाद कितना आ गया 5 से गुणा किया 5 8 40, 0 बचा कितना 4, 5 छक्का 30 और 4 34, 34 गुणा 5 और होगा क्योंकि ये वाला गुणा इधर हो जाएगा, इक्वल टू 200 प्लस का x। तो 5 से काटा 0, 5 को 20 की 0 बचा कितना 2, 5 15 तो 17, और 17 200 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा इंटू एक्स। तो 1700 में से 200 गया कितना हो गया, एक्स जो आ गई हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1500। तो एक्स क्या ईथ प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो हमसे क्या कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई याद कीजिए, वो कितनी आ गई 1500, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक स्मार्ट टीवी 1,58,000 में खरीदा गया, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई और इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। तो हमसे क्या कह रहा है, पहले क्या हुआ स्मार्ट टीवी, अब देखो हमसे पता परसेंटेज दिया गया और परसेंटेज में लाभ पूछा गया, तो हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं कितना भी हो। हमसे क्या कहा पहली कंडीशन इस मान मैंने 100 मान लिया, 100 से भी हो जाएगा, ये 200 मानो 200 भी हो जाएगा। हमसे क्या कह रहा पहली कंडीशन क्या है कि 15% की वृद्धि की, अंकित मूल्य जैसे 100 की चीज़ थी हमने क्या वृद्धि करके 115 कर दी, लेकिन हमसे क्या कह रहा है उसके बाद 10% की हम छूट दे रहे, 10% छूट देने का मतलब है 90/100, समझ गए। तो यहाँ से मैंने सॉल्व आउट किया, तो 0 से 0 खत्म किया, 9 अपना 45 5 बचा कितना 4, 9 एकम 9 4 13, 3 हाथ से लगी 1, 9 एकम 9 1 10। तो हमारे पास कितना आ गया, तो दशमलव कितना आ गया 103.5। 100 की चीज़ 103.5 हो गई, इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट जो मिला बता कितना मिला 3.5% का, यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं, अमाउंट ये हमें इसलिए दिया है जाने के लिए, आप बस भैया कि इसको 115 बढ़ाते रहे फिर घटाते रहो, वैसे ही करते रहो, तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या कह रहा है, ये संख्या हमें दी क्या दी N5921 11 से विभाज्य है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान बताइए। तो 11 का डिविडेंड टेबल आपको पता है क्या है, अगर विषम संख्या का योग निकालना है तो क्या हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 9 1 10, तो हमारे पास विषम संख्या का योग क्या आ गया n प्लस का 10, और सम संख्या का योग क्या है, तो इवन नंबर जो थे तो वो क्या है 5 और 2 7, सम संख्या स्थान जो थे ना, सम स्थान जो थे वहाँ पे क्या योग हो गया, तो 5 और 2 7, और विषम स्थानों पे क्या योग आ गया, वो हो गया 5 और 9 n प्लस 10, ठीक है। अब देखिए इनका डिफरेंट क्या होना चाहिए, या तो इनका डिफरेंट 0 हो जाए या 11 हो जाए। अब मुझे पता है ये संख्या बड़ी होगी क्योंकि 10 तो ऑलरेडी है इसमें, ये तो 7 ही हो गया। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखिए 0 कैसे बना सकते हैं, क्योंकि 10 में से अगर 7 घटाएंगे तब भी 3 बच रहा है, लेकिन हम 11 तो बना सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, अगर मैं n का कौन सा मान लूँ कि जैसे 7 घटाने पर 11 बच जाए, तो मैंने देखा क्या, अगर मैं n को 8 मानूँ, 8 मानूंगा तो 8 और 10 कितना हो गया 18, 18 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से हमारी n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8, यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए। और वैसे भी आपको अगर करना है तो देखो कैसे करेंगे, n है और 10 में से अगर मैंने घटा दिया, 10 में 7 घटाए तो बचा कितना 3, 3 अभी प्लस का बच रहा है, तो अब n हमारे पास है और प्लस का 3 है, तो हमें 8 और मिल जाए तो 11 बन जाएगा ना, तो मुझे n जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 8, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
क्या कह रहा है, यदि पहला पद 216 है, सारा अनुपात 5/6 है, तो गुत्तु श्रेणी का चौथा पद क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या है जीपी का क्वेश्चन, क्या कहता है, अगर हमें एन टर्म निकालना है तो क्या है फॉर्मूला हमारा, nth टर्म निकालना है तो क्या हमें हमारे पास फॉर्मूला है ए, तो हमारा आता है ए आर एन की पावर 1 n-1, ठीक है। तो कौन सा चौथा पद निकालना है हमें, तो ए है कितना, ए हमें पहला पद कितना दिया गया 216, n-1 कितना है 3 में से 1, आर है, आर सानुपात कितना दिया गया हमें, सानुपात दिया गया 5/6, तो 5/6 इसका क्या है चौथा पद है, तो n-1 कितना हो गया 3, तो हमारे पास क्या आ गया 216 गुणा 5 का कितना हो गया 125 और 6 का कितना हो गया क्यू 216, 216 खत्म, बचा कितना हमारे पास 125, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, 2 पाइप एक टैंक को 711 मिनट और 1185 मिनट में भरते हैं। टैंक में रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे। हमसे क्या कह रहे हैं, ए पाइप वगैरह चला तो क्या है 711 मिनट में भरता है, वहीं बी पाइप चला तो क्या है 1185 मिनट में भरता है। वहीं ए प्लस सी अगर तीनों पाइप जोड़ दें तो इसमें ए पी भरने वाले लेकिन सी क्या माइनस करने वाला है, तब कितने लगते हैं मिनट लगते हैं 474। तो इसका हमने एलसीएम लिया तो हमें डायरेक्ट समझ नहीं आया क्योंकि इसका हमें कैलकुलेटिव लगा, तो हमने क्या किया लिख लिया। तो क्या लिखा हमने, तो 711, हालांकि दिख रहा है हमें 3 से कट रहा है लेकिन वही है जब कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही तो हम सॉल्व आउट कर ले रहे हैं। तो देखा क्या 3 से हमने देखा, 3 एकम 3 बचा कितना 2, 3 एकम 3 दूनी 6 बचा 1, 3 दूनी 3 तिरका 9 बचा 2, 3 7 21, ठीक है। उसके बाद क्या आया 3 तिरका 9 है ना, 3 तिरका 9, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 सॉरी 3 तिरका 9 बचा कितना 2, 28 हो गया, 3 एम 27 और 3 15, उसका 3 से हमने काटा 3 एकम 3 बचा कितना 17 होगा, 3 15 3 8 24। उसके बाद अगर इसे मैंने काटा, किससे काट रहा हूँ मैं, अभी देखिए यहाँ से मुझे मल्टीपल दिख रहा है। जैसे मान लो 158 दिखते कर मैं इसे 2 से काटूँ तो 2 पंजे 2 सत्ते 14 2 में 18, तो मुझे पता 79 का है, और 79 पंजे जो होता है ना 8 पंजे 40 होता है, तो 5 कम हो गया 395 हो गया, तो मुझे पता इसका मल्टीपल तो बैठ रहा है। तो 79 का अगर मैं दूँगा तो 9 3 27 3 5 बार और 2, क्योंकि 158 को देखते मुझे पता लगा कि 79 एक प्राइम नंबर है, 158 देखते ही मुझे पता लगा ये इसका मल्टीपल है। अब ध्यान से देखिए हमारा जो आ गया वो कितना आ गया 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 और 79। अब मुझे अगर इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, अब देखो जब भी आपको जब यहाँ तक कर लाए आपको एफिशिएंसी की निकालनी है तो पता कैसे निकलेगी, इसकी छोड़ के इसे मान लो हमें इसकी निकालनी 711 की, तो मुझे इसको छोड़ के इनका दोनों को गुणा कर दो 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद 1185 इसकी निकालनी तो कितना हो गया, इसको छोड़ के इन दोनों गुणा कर दो 3 दूनी 6। उसके बाद क्या आ गया, इसकी निकालनी हमें 774, तो कितना है इसको छोड़ के बाकी गुणा कर दो 5 15, तो हमारे पास कितनी है 15। तो यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूँ फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। पिछली क्लास में मैं आपको डिटेल में समझाता रहा वो ये कैसे हो रहा है, इसलिए अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे तो वो आप देख लें जाके एक बार, फिर आपको बहुत राहत मिलेगी। अब देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए पता क्या है, टोटल वर्क निकालने के लिए अगर आप 15 गुणा इसमें कर देंगे, 6 गुणा इसमें कर देंगे या 10 का गुणा इसमें कर देंगे सेम ही आ जाएगा। तो मैंने टोटल वर्क निकाला कितना आ गया, इसका गुणा किया तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया आपका इतना। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे। अब मुझे पता है कि 10 ही पानी यहाँ से जा रहा था, 6 यहाँ से जा रहा 16, तो 10 प्लस के 6 16, लेकिन क्या 15 बचा, तो 15 का मतलब क्या है रिसाव पाइप अगर 1 घटा रहा ना तो सी मतलब इसका मतलब है एक बार में 1 लीटर निकाल रहा है, तभी तो 15 बचेगा कि 16 में से 1 है 15, तो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू मिल गई 1। तो हमसे कह रहा है रिसाव पाइप द्वारा कितने मिनट लगेंगे, तो अगर 1 मिनट में 1 ही पानी निकाल रहा है तो इसको लग जाएंगे 7110 मिनट। यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको लेकर काफ़ी परेशान लोग रहते हैं, पता नहीं कितने लंबे लंबे मैथ लगे। ये आप ना थोड़ा आपके ना दिमाग पे काम कीजिए। देखिए कैसे, अशोक ने अपने दोनों बेटों को 48,300 की बसें छोड़ी, ठीक है, टोटल अमाउंट, जिनकी आयु 16 वर्ष और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बराबर राशि मिलनी चाहिए, ठीक है। तो छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा क्या है, क्या क्या देखो, जो छोटा बच्चा है स्मॉल चाइल्ड ये कितने साल का है, अभी 16 साल का। वहीं जो बड़ा है वो कितने का है 17 का। अब इन्हें जो अमाउंट मिल रहा है ना 19 साल पे मिल रहा है, जब 19 साल होंगे तो अब बताओ इसे जो ब्याज मिलेगा ये 17 साल का है, इसे जो अमाउंट मिला वो उसे ब्याज मिलेगा 2 वर्ष
ठीक है। और इसे 16 वाले को मिलेगा, इसे ब्याज कितना मिलेगा, ये पहले यहाँ तक आएगा 1 साल में, और इसे 3 वर्ष का मिलेगा, तो 2 वर्ष यहाँ पे मिलेगा, 1 वर्ष। अब बताइए ऐसी क्या अमाउंट होगी जो इसे यहाँ पे आने के लिए, आप समझ रहे हो, देखो इसको ब्याज जो मिल रहा है और सेम चक्रवृद्धि 10% भी मिल रहा है, तो इसको तो 2 वर्ष लग रहे हैं यहाँ तक पहुँचने, क्योंकि 19 साल का होने पर मिलेंगे। लेकिन 16 वाला है, इसको कम अमाउंट दिया होगा ताकि इसको 3 वर्ष में ब्याज मिलेगा, तब ये मिलेगा। तो अब मुझे पता लगा कि यहाँ पे देखो 2 साल का तो यहाँ भी ब्याज मिल रहा है इसे, और 2 साल का यहाँ भी मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं ये चेक कर लूँ कि यहाँ तक कैसे आने का। तो मुझे पता लगा अगर 10% का जो फ्रैक्शन है वो क्या हुई 1/10। तो मैंने अगर मान लिया कि 16, इसको अगर 10 मिला, 10 रुपये, और इसको मिले कितने 11, तो इससे क्या होगा, देखो 10% इस पर ब्याज मिलेगा, तो यहाँ तक इसके कितना आ जाएंगे 11 रुपये। ओके, अब देखो 11 का अगर ये 2 साल का मिलेगा इसे, तो जो अमाउंट बनेगा वो भी सेम आएगा, और इसकी भी जो अमाउंट 2 साल बाद ब्याज मिलेगी इसकी 19 साल में पहुँचेगी, वो भी सेम होगी। और भाई समझे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज उनके बराबर राशि मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमें पता लग गया, यहाँ से हमारा रेशियो आ गया कि जो छोटा बच्चा है उसे अगर 10 मिल रही है यूनिट में, अगर बी को मिल रहा है 11, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 21, और 21 की वैल्यू हमें कितनी दी गई, 21 की वैल्यू हमें दी गई कितनी 4,83,000। तो यहाँ से अगर मैं एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गई, 21 दूनी 42 और 21 63, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2300। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा छोटे बेटे की वर्तमान हिस्सा क्या है, तो 2300, एक की वैल्यू अगर 2300 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई 30,000, यही हमारा आंसर हो गया। आप अगर ये बात नहीं समझ पाए तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। देखो क्या है, आप सोचिए जैसे मान लो 100 रुपये मैंने इसको दे दिए, और मैंने इसको क्या दिया, इसको मैंने 110 दे दिया, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे ना, इससे मैंने कहा तुझे 1 साल ब्याज मिलेगा, जैसे मान लो इसको मैंने क्या दिया, अभी क्या कौन सी ईयर चली 2026 चल रही, इसको मैंने दिया 2024 में, ठीक है, और इसको मैंने दिया 2025 में, और मैंने कहा कि 2026 में अमाउंट जो तुम्हारा बनेगा ना, जो ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि वो सेम मिलेगा। तो मैंने क्या, तो इसने क्या किया, देखो अब इसे क्या है, इसे 2024 से 2026 पहुंचने के लिए 2 साल लगेंगे, इसको 1 साल लगेगा। तो इस पर अगर मैं 10% के हिसाब से दिया, तो 10% के हिसाब से, तो ये क्या हुआ, इस पर 100 पे से 10% ब्याज मिल जाएगा, तो इसकी राशि कितनी हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या 10% बढ़ जाएगी, तो 100 की 10% जब बढ़ी तब क्या मिलेगा इसे 110 हो जाएगा इसका। उसके बाद 1% ब्याज यहाँ पे मिलेगा, एक वर्ष का बचा, इसे 1% 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा, और यहाँ पे बात भी इसे जो बनेगा वो सेम ही बनेगा, समझ गए। तो ऐसे हो रहा है, इसलिए वहाँ पे जो अमाउंट बना तुम्हारा क्या अमाउंट आ गया 100 रेशियो, और जो 110 का आ गया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तक, क्या कह रहा है, घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 20%, 25%, 30% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ होता क्या, कीवर्ड होता क्या है, कीवर्ड जो होता है, कीवर्ड का जो वॉल्यूम होता है, जहाँ आयतन की बात करें वो क्या होता है L/B/H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब क्या करें, इसमें क्या है 20%, 25%, 30% वृद्धि की जाती है, तो कोई नहीं हम बढ़ा देंगे, तो क्या मतलब इन तीनों पे बढ़ेगा। अब देखिए 20%, 25%, 30%, 20% फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, उसके बाद क्या है 25% फ्रैक्शन कितनी हुई 1/4, भाई 30% फ्रैक्शन कितनी हुई, 30% जो फ्रैक्शन आपकी आ गई वो कितनी आ गई 3/4। अब देखो बढ़ के कैसे होती, देखो इसमें पढ़ा कितनी 20% बढ़ी तो 5 से 6 हो गई, तो पहले अगर 5 से बाद में 6 हो गई, उसके बाद क्या हुआ 4 से 5 हो गई, क्योंकि 25% बढ़ रही तो 4 से 5, उसके बाद ये कितनी हो गई 4 से 3, सॉरी ये 3/10 होगा ना, 30% जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी 3/10, तो ये आपकी बढ़ के कितनी हो गई 10 से कितनी हो गई 13। अब मैंने सॉल्व आउट किया तो पहले ये थे 5 से 5 काटा तो 10 चौक 40, 40 हो कितना गया 13 छक 78। तो हमसे पूछ रहा है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, अगर किसी की वैल्यू 40 थी 40 से 78 हो गया, हमारा जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया 40 से 78 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज कितना हुआ, तो हमारा इंक्रीज जो हुआ इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमें पता लगा 40 से 78 हो गया, इसका मतलब है कितना 38 इंक्रीज हुआ, कितने पे 40 पे, परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100, तो 20 दूनी 40, 20×5 100, 2 से काटा कितना होगा 19, 19 में 95, तो जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ 95% इंक्रीज हुआ। ओके, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्या कह रहा है हमसे, सेक्टर क्यू से पुरुष और सेक्टर एस से महिला की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेक्टर क्यू से पुरुष, क्यू में पुरुष हैं, टोटल संख्या कितनी है 850, टोटल अगर 850 है तो पुरुष कितनी होगी, तो क्यू में पुरुष 11:6 में है, अगर 11 मेल हैं तो 6 फीमेल हैं, तो टोटल कितने हैं 17, इसमें मेल कितने हैं 11, तो 17 अपना 85, तो कितना हो गया 11×5 55, 550। भैया हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है सेक्टर एस में महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो एस में महिलाएं कितनी हैं, टोटल हैं, टोटल जो एस में संख्या है वो कितनी है 900, एस में जो संख्या है टोटल 900, उसमें क्या है महिलाएं कितनी हैं, तो एस में महिलाएं
अगर 5 हैं तो पुरुष 4 हैं, तो इसका मतलब टोटल कितने हैं 9, और महिलाएं कितनी है 5, तो 9 से यहाँ काटा तो 100, तो 500 ही आ गए। तो हमारे पास क्या आ गया 550 प्लस 500 कितने हो गए 1050, यही हमारा आंसर हो गया। तो कुल संख्या पूछी गई दोनों को जोड़ के, तो ये आपका आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, सेक्टर पी से महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पी से महिलाएं, पी में है कितनी, टोटल संख्या है 800, महिलाएं पूछी गई हैं, तो पी में महिलाएं अगर 3 मेल हैं तो 5 फीमेल हैं, इसका मतलब 5, टोटल कितनी है 8, तो 8 से मैंने काटा दिया कितना हो गया 500, यही अपना आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, 2020 में ई की बिक्री और 2019 में सी की बिक्री से कितने % अधिक है। तो 2020 में ई की बिक्री है कितनी, 2020 नीचे वाला है, तो ई की कितनी बिक्री है 65, ओके। 2020 में ई की बिक्री है 65। भाई क्या कह रहा है हमसे, 2019 में सी की बिक्री से कितने % अधिक है, 2019 में सी कितना है, वो है 45। तो 2019 में आपका सी निकला, वो कितना मिलेगा 2019 वाली लाइन है, तो सी कितना है 45। तो हमसे कह रहा है कितना अधिक है, तो 20 अधिक है, कितने पे 45 पे, इससे ही पूछ रहा है ना, सी से कितनी अधिक है, तो हमने सॉल्व आउट किया, इसे ऊपर कर ले रहा हूँ। तो हमने क्या है, हमें पता है 20 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 45 पे बिक्री में, तो इसे मैंने काटा 5 में 45, 5 चौक 20, तो कितना हो गया ऊपर हो गया 400/9, तो 9 चौक 36। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 9 चौक 36, तो फिर बचा 40, तो 9 चौक 36, तो 44 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। 2020 में बी की बिक्री तथा 2019 में ई की बिक्री के बीच अनुपात क्या है। 2020 में क्या है बी की बिक्री, 2020 में बी की बिक्री कितनी है 30, ओके। भाई क्या करें 2019 में ई की बिक्री, 2019 में ई की बिक्री कितनी है 60, तो इनका रेशियो हमें दिया गया, तो क्या है आसान सा क्वेश्चन था, 1:2 अनुपात हो गया, 1:2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 16 मई 2015 को शुक्रवार है, तो 16 मई 2014 को सप्ताह कौन सा दिन होगा। देखिए 16 मई 2015 को शुक्रवार, इसका देखो अब देखो 15 ना तो लीप ईयर है, ठीक है। अब 16 मई से जब नॉन लीप ईयर होती है वर्ड्स ना, तो हमारे सब एक दिन बढ़ता है, तो इसका मतलब है 14 से 15 पे जाने पे एक दिन बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या गुरुवार होगा, गुरुवार से क्या हुआ शुक्रवार हुआ होगा, तो गुरुवार को क्या कहते हैं इंग्लिश में थर्सडे, थर्सडे से फ्राइडे हुआ, इसका मतलब जो 16 मई 2014 का था वो दिन क्या था थर्सडे, ओके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कह रहा है अक्षर का सार्थक क्रम बताइए, तो हम देखो ऑप्शन नंबर पहले से चेक करेंगे, 4 पे क्या आता है ई, फिर आता है 5 पे क्या है 5 पे है सी, 1 पे क्या है ए, 2 पे क्या है 2 पे फटाफट हम चेक करेंगे क्या है ई, 3 पे क्या है 3 पे है पी, तो ये तो कोई बन नहीं रहा सार्थक क्रम, तो कोई वर्ड ही नहीं बना, ठीक है हमने बता दिया। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है 3, पहले वर्ड क्या है 3, तो 3 पे क्या आता है 3 पे आ गया पी, फिर उसके बाद 2 पे क्या आता है ई, उसके बाद 1 पे क्या आता है ए, 5 पे क्या आता है 5 पे सी, और 4 पे क्या आता है 4 पे है यहाँ पे ई, 4 पे क्या है ई, तो इसका मतलब पीस बन गया, ये हमारा वर्ड बन गया, यही हमारा आंसर हो गया, ओके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हमें दिया गया है जेई को क्या लिखता है, जेई को 2 लिखता है, इसका मतलब क्या है जे का मतलब क्या है 10, ई का मतलब क्या है 5, तो आप देखते हैं 2 कैसे बन सकता है, इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 10 में गुणा 5 भाग कर रहा है 5 का, तो 5 दूनी 2 आ गया। भाई एक्स कितना पे है 24 पे, और डी कितने पे 4, अगर मैं 4 से भाग करके देखूँ 4 6 24, 6 ऑप्शन में है, 6 ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हर रोज़ 2 बार कॉफ़ी पीने की सलाह दी जाती है, कथन में कहा गया है कि हर रोज़ 2 बार कॉफ़ी पीनी चाहिए, मतलब सलाह दी गई है। डिस्कशन में कह रहा है कॉफ़ी एक स्वास्थ्य पेय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर सलाह दी जा रही है डॉक्टर आपको या कोई भी रिकमेंड कर रहा है आपका शुभचिंतक, तो दैट मीन्स अच्छी चीज़ होगी। दूसरा क्या कह रहा है, चाय की तुलना में कॉफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है, देखो चाय की कोई बात नहीं करेगी, तो हम भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो गया। बढ़ते नेक्स्ट। हमसे कह रहा है फंबल को क्या लिखा जाए, हमें क्या लिखा गया FUMBLE को क्या लिख रहे हैं हम ELBMUF, क्या है तो कुछ नहीं उल्टा कर दिया गया ELBMUF, तो भाई ऑरेंज को क्या लिखेंगे हम पीछे से लिखते हुए चले आएंगे, क्या है EGNARO, तो ऑप्शन में किसमें मैच कर रहा है EGNARO, ऑप्शन नंबर 1 ही मैच कर रहा है आपका, ठीक है EGNARO। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें श्रृंखला दी गई, हमसे क्या कह रहा है सी को 3 लिख रहा है, फिर एफ को 6, तो आप गौर करेंगे क्या करेंगे गौर, तो कैसे गौर करेंगे देखिए 3 6, एफ को 6 लिख रहा है, एम को 13, फिर O 15, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ना
जो दिया गया अल्फ़ाबेट दिया उसका वो दिया हमें, जो अल्फ़ाबेट में जो वैल्यू है ना कि किस नंबर पे क्या आ रहा है, तो वही चीज़ दी गई। तो F 6 नंबर पे होता है, वही अल्फ़ाबेट में M 13 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे होता है, 14 नंबर पे क्या होता है, 14 नंबर पे N होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये थोड़ा ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ा कुछ टाइपिंग एरर हो रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। दक्षिण पूर्व होता क्या है? देखो ये क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जिसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ को क्या बोलते हैं उत्तर, दक्षिण, ईस्ट को क्या बोलते हैं पूरब, भाई क्या है इसको क्या बोलते हैं वेस्ट हो गया क्या पश्चिम आपका। अब देखिए क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है एक लड़की दक्षिण पूरब की ओर है। अब देखो दक्षिण इधर है, दक्षिण नीचे है और पूरब इधर है, तो वो किधर है, इधर है अभी, ठीक है। दक्षिण पूरब की ओर उन्मुख है। उसके बाद क्या कह रहा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 72 डिग्री घूमती है। देखो जब भी आपको घुमाया जाए, अगर इधर घुमाया ये दक्षिणावर्त होता है, अगर इधर घूम रहा है, अगर ऐसी घूम रही तो ये वामाव्रत है, ओके, बाएं हाथ की तरफ, और दक्षिण घूम रही तो मतलब दाएं हाथ की तरफ। इतना आप याद रखें। तो हमसे क्या कह रहा है, दक्षिणावर्त कितना घुमाएगा उसे, 72, और उसी दिशा में फिर 63 डिग्री और घुमाया गया, तो 72 63 कितना हो गया, 3 2 5 7 6 13, इसका मतलब है 135 डिग्री घूमा। तो अभी यहाँ पे ये टोटल होता कितना, ये टोटल 90 का होता है। तो अगर आधा घुमा तो कितना 45 135 में से अगर 45 गया तो 90, ये 90 पूरा घूमा। तो वो पूछ रही अब किस दिशा की तरफ है, तो ये पश्चिम दिशा की तरफ है, ये पश्चिम है। आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, खत्म क्या दिया गया, सभी गेंद गुब्बारे हैं, सभी बल्ले गेंद हैं। तो हमसे क्या कह रहे हैं, निष्कर्ष निकाला सभी बल्ले गुब्बारे हैं, सभी बल्ले गुब्बारे हैं। तो हाँ तो गेंद और गुब्बारे का 150 लग जाएगा, तो सभी बल्ले गुब्बारे हो जाएंगे, पहला सही है। सभी गुब्बारे, देखो जब गुब्बारे कुछ ही गुब्बारे हैं, सभी गुब्बारे, जब गुब्बारे की वैल्यू 50 है हमारे पास है, तो सभी गुब्बारे कैसे होते हैं, दूसरा तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, एक ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट तरफ। सभी ओक बरगद हैं, कुछ बरगद ताड़ हैं। तो कुछ ओक ताड़ हैं, क्या कह रहा है हमसे निष्कर्ष, कुछ ओक ताड़ हैं, कुछ ओक ताड़ हैं नहीं है, कुछ ओक पेड़ नहीं है, दोनों गलत हैं। तो ना ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, ना तो एक ना ही दो, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें दिया गया, हमसे क्या कह रहा है, समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर, अब देखो मैं ना इसको लिखने में नहीं बैठूंगा। देखो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने 13 और 2 जोड़ा, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 में से 4 गया 19, और बराबर में अगर मैं 9 रख रहा हूँ, 9 तो देखो सबके बराबर में ही है, ठीक है। तो 9 4 13, 13 में से 6 गया, तो 13 में से 6 गया तो 7 आ गया, जबकि इधर कितना 13 2 15, 15 में से 4 11 आ रहा, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन का देखो 13 2 गुणा 4 9 प्लस के 4 प्लस के 6, तो देखो 4 दूनी 8, 13 8 कितने हो गया 21, और 6 4 10 और 9 19, तो ये भी नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमने चेक किया, थर्ड ऑप्शन चेक करने हुए तो हमें क्या मिला, 13 गुणा 2 26 और 4 30 हो गया। उसके बाद 9 चौक 36 और 6 ये 42 जाना हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। जब एक ही बचा तो एक ही होगा, क्या है, तो 13 गुणा 2, 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 2 प्लस के 4 बराबर में क्या है 9 गुणा 4 माइनस के 6, तो क्या आ गया 13 दूनी 26 और 4 कितना हो गया 30, और 9 चौक 36 में से 6 गया कितना हो गया 30, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यही ऑप्शन, ठीक है। बाकी गलत हैं सारे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये तो सेमी क्वेश्चन आ गया। बढ़ते नेक्स्ट। क्या महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, हाँ वे कई युवा लड़कियों और महिलाओं को प्रेरित करने में मदद करेंगी। हाँ वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे, ये सही बात है, दोनों सही हैं। क्योंकि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा तो वही है कि वो दूसरों को भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ ये अच्छा कमा रही है, ये अच्छा कर रही हैं, किसी भी फील्ड में, उद्योग की फील्ड में अच्छा कर रही हैं, कोई बिजनेस बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो उन्हें दूसरों को भी हेल्प मिलेगी, दूसरों को प्रेरित करेंगी, और औद्योगिक विकास में भैया कि आपकी इकॉनमी भी बढ़ेगी। और देखिए आज का जो टाइम चल रहा है ये महिलाओं के लिए एक गोल्डन पीरियड मानिए आप, क्योंकि इतने साधन महिलाओं को कभी नहीं मिल रहे थे जो अब मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको समझो किसी को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जा रहा है, तो दैट मीन्स उनके पास फ़ोन है। आज की डेट में हर किसी के पास फ़ोन है, महिलाओं के पास तो सबके ही पास है फ़ोन। तो आप क्या है, घर बैठ के पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अब बहाने बनाने के लिए आपके पास कोई वो नहीं है, बनाते रहो वो तो एक्सक्यूजेज आप निकालते रहो, किसी न किसी में निकाल ही लोगे, वरना आपके पास इतना अच्छा टाइम है। अब वही है कि आप अपने फ़ोन है, फ़ोन कितनी अच्छी चीज़ है भैया, गलत भी उतना ही है फ़ोन, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके यूज कर रहे हैं। भैया आप उस पर इंस्टाग्राम बना रहे, रील्स बना रहे हैं, तो फिर भैया फिर तो आपका टाइम भी जाएगा और ज़िंदगी तो ख़राब हो ही रही है। वही है क्या, आपके पास फ़ोन है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई भी स्किल सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास बहुत ऑप्शन है, पहले तो नहीं थे, क्योंकि भैया कि
आपके लिए सर्वाइवल बहुत दिक्कत दे रहा था कि भाई बाहर नहीं जा सकते आप, बाहर मतलब भैया कि जो समाज हमारा है उतना प्रोटेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि लड़के क्या, लड़के तो फुटपाथ पे भी सो जाएंगे, बट महिलाओं के लिए है इतनी, चाहे सरकारें हो चाहे कुछ भी हो, इतना तो नहीं कर पाई अभी कोई भी कि महिलाएं बाहर सिक्योरिटी से फील कर सकें, सिक्योर फील करें। तो इसलिए, लेकिन आपके पास अभी फ़ोन है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, नेटवर्क हैं, तो आप सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। एजुकेशन फील्ड में आप गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं, तो बहुत ऑप्शन है। अब भाई बात है कि आपको क्या करना है, डिपेंड करता है। तो ये आपके दोनों ठीक हो गए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, तो सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पूछा गुणा नहीं है, ये ऐसा दिया गया, ओके। तो हमने देखा क्या, तो पहला ऑप्शन हमने लिखा 15 × 4 प्लस का 10, तो कितना हो गया 50। तो 15 × 4 = 60 + 70 ही हो गया नहीं। तो अब देखो यहाँ पे मुझे पता है 15 में से 4 गए, उसके बाद 10 × 4 = 40, तो ये 15 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थ्री लग रहा है, क्योंकि तो माइनस का 10 कर देंगे, यहाँ से मैं समझ आ गया। तो 15 × 4 माइनस के 10 50, तो 15 × 4 = 60, माइनस के 10 कितना हो गया 50, तो 50 = 50, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सीखते हुए आगे बढ़ें। और इसकी जो PDF है मैथ्स विद यादव चैनल पे आपको, मतलब मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ पे आप जाके इसकी PDF देख लें। और PDF अगर भैया कि आप खुद भी सॉल्व करें, जब क्वेश्चन ना समझ आए तो यहाँ से देखें, ओके। और फटाफट क्लास को आप देखते हुए बढ़े आगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।